तो उसके इसलिए आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत बेहतर होनी चाहिए हर लेवल पे। जो है हमारे जो कुछ कोलीग्स नए जिन्होंने ज्वाइन किया खास तौर पे DICSOs, उनके लिए कि वो इसको गौर से देख लें कि उन्होंने इसकी एवेल्युएशन माइक्रो प्लान जो है ना उसकी कैसे करनी है। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की सहूलत के लिए हमने ये इंडिकेटर जो हैं उनको वेटेज भी हमने परसेंटेज में, कि आप पता चल जाए आपको कि किस इंडिकेटर का कितना वेट है और कितनी परसेंटेज वो कैरी कर रहा है इंडिकेटर, ताकि आप उन इंडिकेटर्स पर ज्यादा फोकस कर सकें बेस्ड ऑन देयर वेटेज। तो आप अगर आपके पास माइक्रो प्लान है तो आप प्लीज ओपन कर लें। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इज अपडेटेड रिवाइज माइक्रो प्लान अवेलेबल विद UCMO वेरीफाइड डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो जो पहला इंडिकेटर है वो ये है कि जी आप के माइक्रो प्लान अवेलेबल होना चाहिए, और अवेलेबल भी हो और रिवाइज भी हुआ हो। उसमें डेट्स और अदर इंफॉर्मेशन, कैंपेन का नाम, ये सारी चीजें जो एवेल्युएटर जाएगा, जो सर्वेयर जाएगा, वो इन सारी चीजों को देखेगा। और अगर वो माइक्रो प्लान को देख के इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये माइक्रो प्लान रिवाइज्ड और अपडेटेड नहीं है, तो वो नो की ऑप्शन जब ऑप्ट करेगा तो उससे आगे वो मूव ही नहीं करेगा। वहीं पे आप 0 स्कोरिंग के साथ वो माइक्रो प्लान आपको स्कोरिंग दे के वो आगे किसी इंडिकेटर की तरफ नहीं जाएगा। अगर सर्वेयर कन्विंस्ड है कि इसका जो ये माइक्रो प्लान है ये रिवाइज नहीं हुआ या सिर्फ डेट चेंज की गई है, कैंपेन का नाम चेंज किया गया है विद द यूज ऑफ फ्लूइड और अदर जो है ना कटिंग्स, तो वो माइक्रो प्लान वहां पे ही आपकी स्कोरिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। और अगर वो ये सारी इसके इंडिकेटर्स उसको देख के माइक्रो प्लान रिव्यू करके इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये माइक्रो प्लान वाकई रिवाइज हुआ है, तो फिर आप इसको 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होता है वो सोशल मोबिलाइजेशन के हवाले से होता है। ठीक है, इसके आगे सब इंडिकेटर्स हैं जिनकी फर्दर स्कोरिंग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस सोशल मोबिलाइजेशन प्लान के 4 स्कोर हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन सोशल मोबिलाइजेशन को जब रिव्यू किया जाता है प्लान को, तो उसमें UCSP कम्युनिकेशन प्लानिंग मीटिंग जो है वो इंडिकेटर है, उसमें वेन्यू अगर मेंशन्ड है, टाइम मेंशन्ड है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेंशन्ड है, तो उनकी स्कोरिंग है जो कि 3 इंडिकेटर्स को मिला के वो 2 बनेगी। ठीक है जी। दूसरा जो क्वेश्चन है सोशल मोबिलाइजेशन में, वो इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड, कि अगर प्रिपेयर्ड है प्लान तो ठीक है, उसके साथ आगे सब स्कोरिंग में वेन्यू मेंशन्ड है, टाइम मेंशन्ड है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेंशन्ड है, तो फर्दर उसको 2 स्कोर मिल जाएंगे। अगर इनमें से एक 2 इंडिकेटर आप जो है वो फुलफिल कर रहा है और तीसरा नहीं है, तो आप उस हिसाब से उसको 1/3 स्कोरिंग मिलेगी। अगला क्वेश्चन जो है वो है मेन क्वेश्चन सोशल मोबिलाइजेशन के हवाले से, कि सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज प्लान फॉर कवरेज ऑफ स्टिल मिस एंड परसिस्टेंटली मिस चिल्ड्रन, कि क्या जो सोशल मोबिलाइजेशन प्लान एक्टिविटीज की गई हैं उसमें स्टिल मिस बच्चों को और परसिस्टेंटली मिस बच्चों को उनको कवर करने का प्लान मेंशन्ड है, और अगर मेंशन्ड है तो उसकी डेट और जो एक्टिविटी उस हवाले से की गई है या की जानी है उस एक्टिविटी का नाम, और अगेन उसके में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम। और अगर वो प्रिपेयर नहीं किया गया तो फिर डेफिनेटली वो 0 स्कोरिंग उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देखें कि यूसी मैप्स विद डिमार्केशन ऑफ एरिया इंचार्जेस, कि इससे अगला जो चीज देखेगा वो सर्वेयर वो आपके यूसी मैप देखेगा। यूसी मैप में जो चीज इंपॉर्टेंट है सबसे, कि वो यूसी मैप में जितने एरिया इंचार्ज है उनके एरिया की डिमार्केशन बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए, कि वो नजर आए सर्वेयर को कि अगर 3 एरिया इंचार्ज है और इस यूसी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो 3 वो हिस्से वाज़ेह नजर आने चाहिए एक दूसरे से अलहदा।
ठीक है जी। और इसकी स्कोरिंग आप देख लें कि अगर ये फुलफिल कर रहा है तो इसमें जो है वो 8 नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। उसके बाद अगला आ जाता है कि फॉर्म 2A। अगर फॉर्म 2A अवेलेबल है पिछली कैंपेन का तो उसके आपको सर्वेयर उसको यस करेगा तो 4 नंबर मजीद उसमें ऐड हो जाएंगे। तो कुछ स्कोर आप देखेंगे आसान है, सिर्फ अवेलेबिलिटी पे आपको नंबरिंग मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड जी, दूसरी आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट आप अगर देखें तो एचआर के हवाले से कि जो क्वेश्चनर है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उनकी स्कोरिंग भी काफी वेटेज कैरी करती है। अगर एचआर के 4 क्वेश्चन में देखूं तो 32% वेटेज तो इन्हीं की है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो कि इफ नंबर ऑफ मोबाइल टीम्स इन यूसी माइक्रो प्लान अकॉर्डिंग टू रिसेंट रैशनलाइजेशन, उसमें देखना ये है कि क्या जो आपने जो माइक्रो प्लान बनाया है उसमें अगर रिसेंट रैशनलाइजेशन हुई है, जैसे कि अब आपका जो अगली कैंपेन होगी वो एचआर रैशनलाइजेशन की बेस पे होगी, तो डेफिनेटली वो उसमें जो टीमें इंक्रीज होंगी वो भी मेंशन होगी कि रिसोर्स प्लान जो बना है कि पुराने माइक्रो प्लान में नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी इस यूसी में और रिसोर्स प्लान में इजाफा करके अब आपकी टीमें इस यूसी में कितनी है, बेस्ड ऑन द राव साहब ने जो बताया है कि अब G1 कैटेगरी आप बिलो 80 रखेंगे, 60 to 80। ठीक है जी। नंबर 2, इसमें हेमलेट्स का डाटा, आपकी जो ऑपरेशनल प्लान है अगर आप लोग खोलें तो तमाम जो हेमलेट्स हैं, अगर उन 3 या 4 हेमलेट्स 5 आ रहे हैं और उन हेमलेट्स में जो बच्चों की तादाद है और घरों की तादाद को अगर जमा किया जाए तो वो ऑपरेशनल शीट के मुताबिक टीम वाइज और डे वाइज उसको मीट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी टीम के एक दिन में 70 घर हैं तो आपका जो हेमलेट डाटा जो साथ अटैच होगा तो उसमें जितने हेमलेट्स आप ऐड कर रहे हैं 3 या 4, उनकी भी अगर एग्रीगेट करें तो वो नंबर ऑफ हाउसेस वो 70 ही होने चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए जो भी आप उसमें ऑपरेशनल शीट में डाटा जो है वो हेमलेट्स का एंटर करेंगे वो मैच करना चाहिए उसका एग्रीगेट आपके इंडिविजुअल जो हेमलेट्स को अगर हम 4 या 5 जितने भी हैं उनको अगर हम जमा करें तो नंबर ऑफ हाउसेस के हवाले से, तो आप देख लें इसके भी 8 नंबर हैं। फिर एक और कंपोनेंट आ जाता है कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट्स। तो कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट्स अगर आप टीम के वाइज और डे वाइज मेंशन्ड है तो आपको उसके भी 8 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन प्लीज ये देख लें कि जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एक टीम को तीनों दिनों में एक ही वैक्सीनेशन साइट मेंशन की जाती है। टीम कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट के लिए जरूरी है सबसे कि वो वैक्सीनेशन साइट उस टीम के जिस दिन का काम है उस दिन के काम का वो हिस्सा होना चाहिए। और वो वैक्सीनेशन साइट कोई घर भी हो सकता है, कोई BHU, कोई हेल्थ फैसिलिटी, कोई स्कूल, कोई चीज जो कि उस टीम के उस दिन के काम में आती है तो वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। और हर दिन वो कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट इसी हिसाब से चेंज होगी। एक ही टीम 3 दिनों के लिए एक ही कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट नहीं होगी। और इसकी जब फील्ड वैलिडेशन की जाती है वो अगरचे बाद में आ रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस घर को या जहां पे भी वो कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट है, अगर कोई वो क्लिनिक है तो उनको वो पता होना चाहिए कि ये हमारा अपकमिंग कैंपेन में हमारा घर या स्कूल या हेल्थ फैसिलिटी जो है वो कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट बनेगी। और इसके लिए प्री कैंपेन में उनको इंटीमेशन और उनकी कंसेंट जरूरी है, क्योंकि देखा गया कि जब हम फील्ड में जाके वैलिडेट करते हैं तो घर वाले ये कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, या क्लिनिक वाले ये कहते हैं जी हमारे पास तो कोई नहीं आया था और हमें किसी ने नहीं बताया कि ये साइट जो है ये घर है वो कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट के तौर पे अपकमिंग कैंपेन में यूज होगी। नेक्स्ट जी, वर्कलोड फॉर मोबाइल टीम अप्रोप्रिएट फॉर ईच टीम।
जैसे कि राव साहब ने और आमिर ने बता दिया है कि अगर डॉक्टर इसने नहीं तो सिर्फ एक टाइपो मिस्टेक है, इसको आप कंसीडर करेंगे लेस देन 80। वो मैं बताने लगा, नो प्रॉब्लम। ये चूंकि हमने इस वक्त जो करंटली अवेलेबल हमारे पास एमपीक्यूए के जो क्वेश्चनर है वो यूज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली ये जब आपके पास अगला एमपीक्यू होगा तो उसमें ये रिवाइज हो जाएगा। अब आपके नंबर ऑफ हाउसेज जो है पर डे वो लेस देन 80 होने चाहिए। अगर किसी का जैसे आमिर ने कहा कि 81 भी होगा तो सर्वेयर के पास पूरा राइट है कि वो उसको नो करके आपको 0 स्कोर दे दे। तो ये देख लें कि इसकी वेटेज भी है कि ये 8 स्कोर इसी से आपका कम हो जाना है डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है जी। तो एचआर के मैंने बताया जैसे कि 32 जो है टोटल परसेंटेज बन रही है और ये काफी बड़ा चंक है, तो इसलिए प्लीज इसको भी जरूर फोकस करें। आगे जो लॉजिस्टिक प्लान है उसमें ये है कि वो आपकी जो वैक्सीन आपने डिमांड की हुई है लॉजिस्टिक, उसमें जो समरी शीट है उसके अंदर, तो वो अलाइन करनी चाहिए आपके टारगेट के साथ। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपके टोटल टारगेट होगा उसका 1.11 के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी डोजेज में आना चाहिए। तो अगर ये काम किया होगा तो उसके भी 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद स्कूल्स की बात हो जाए कि ये स्कूल इज द स्कूल डिटेल्स अवेलेबल इन माइक्रो प्लान। जितने भी स्कूल्स हैं उन सब स्कूल्स की डिटेल वो माइक्रो प्लान का नंबर ऑफ स्कूल के हिसाब से भी समरी में और ऑपरेशनल शीट में टीम वाइज और डे वाइज। अगर एक टीम के किसी एक दिन के काम में 2 स्कूल आते हैं तो वो दोनों का जिक्र उसके जो है ऑपरेशनल शीट में उसकी हाउस होल्ड डिटेल्स में आना चाहिए कि ये 2 स्कूल हैं और उसका नाम, उन स्कूलों का नाम उसमें उस टीम के उस दिन के जो काम है उसमें उनका जिक्र खैर होना चाहिए। ठीक है जी। अगर ये है तो आपको इसके भी स्कोर मार्क्स मिल जाएंगे और जो सर्वेयर है वो उसको कंपेयर भी करेगा कि ये पिछले फॉर्म 2A में इस दिन में ये स्कूल का नाम था या नहीं था। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगला HRMP के ऊपर। ये HRMP का जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसमें पहले ये आएगा कि वो आपके पास इफ HRMP सेटलमेंट मेंशन इन एरिया इंचार्ज प्लान, क्या मतलब उसके उस एरिया इंचार्ज के उस जो प्लान है या उस टीम का जो प्लान है उसके उस दिन में वो एरिया HRMP सेटलमेंट है भी या नहीं। अगर वो सेटलमेंट है तो फिर यस आएगा, अगर नहीं है तो वो नो हो जाएगा और ये बाकी क्वेश्चन जो सब्सिक्वेंट है HRMP से रिलेटेड वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाता है एरिया इंचार्ज का मैप। पहले हमने बात की थी यूसीएमओ के मैप की, तो यूसीएमओ के मैप को वेल डिमार्केटेड एरिया इंचार्ज वाइज होना चाहिए और इन द सेम वे जो एरिया इंचार्ज का मैप है वो टीम और डे वाइज क्लियर बाउंड्रीज के साथ वो मेंशन होना चाहिए। अगर एक एरिया इंचार्ज के पास 5 टीमें हैं तो उसको 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए और फर्दर वो जो उस टीम का जो काम है वो फर्दर डे वाइज 3 दिनों में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है जी। और ये भी देख ले कि किसी टीम का काम, कोई टीम अपने काम से को वो स्किप स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेगी। अगर सर्वेयर देखता है कि इसमें उसका ख्याल नहीं रखा गया और डिसकंटिन्यूटी में वो माइक्रो प्लान उसका टीम वाइज डे वाइज बना हुआ है कि यानी टीम नंबर 1 का डे 1 कहीं है और डे 2 जो है वो दरमियान में टीम नंबर 2 के एरिया को क्रॉस करके है, तो वो अकॉर्डिंग टू दी एसओपीज वो आपका मैप नहीं होगा। क्योंकि हम टीमों को जो काम है वो एरिया देते हैं, उनको जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के हिसाब से हम उनको काम की डिवीजन नहीं होती, एरिया वाइज होती है, टेरिटरी वाइज होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी यूसी वैलिडेशन। इसमें क्वेश्चन जो है वो आया कि जी एविडेंस ऑफ माइक्रो प्लान डेस्क रिव्यू
रिव्यूड बाय यूसी लेवल स्टाफ, कि अगर किसी ये जो माइक्रो प्लान रिव्यू हुआ है, बना है, इसको यूसी लेवल स्टाफ ने वैलिडेट भी किया है यूसी लेवल पे या नहीं। तो उसके लिए आप सबको पता होगा कि एक शीट है जो जिसको वो फुलफिल करता है कि ये माइक्रो प्लान डेस्क रिव्यू बाय यूसी लेवल स्टाफ, यूसीएमओ ने उसको वैलिडेट किया है या नहीं किया। अगर वो एविडेंस दिया हुआ है, वो अवेलेबल है, तो उसके भी 8 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वैलिडेशन का है, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैलिडेट नहीं हुआ तो उसमें एनए की ऑप्शन भी है। तो एनए की ऑप्शन के बाद वो डिनोमिनेटर से माइनस हो जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैलिडेशन वो वैलिड नहीं होगी, वो आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी। इसलिए बल्कि मेरा ख्याल है कि ये शायद क्वेश्चन मैं फेडरल से कहूंगा कि इसको रिवाइज कर दें, क्योंकि अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल वैलिडेशन को ऑफिशियली खत्म कर दिया है, जो 30% डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, लेकिन यूसी लेवल पे जो 100% है वो बिल्कुल होगी, और उसका एविडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अभी एंड पे अभी कर लेंगे, और नहीं, आप बस ये फील्ड वैलिडेशन को गो थ्रू कर, ठीक है, फ्रेंड, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उनको ये डिवीजन है। ओके, चेंज है वो से। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी फील्ड वैलिडेशन पे। फील्ड वैलिडेशन की भी स्कोरिंग उतनी ही है, 50%। इसमें भी 100 स्कोर है, अगर आप टोटल करें उसको, तो उसमें भी वेटेज आप ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिएगी, आप देख लीजिएगा कि इंडिकेटर वाइज वेटेज जो है ना वो किस इंडिकेटर की कितनी है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका मैच कर रहा है तो 4 नंबर मिल जाएंगे फील्ड वैलिडेशन में। वर्कलोड ऑफ टीम, ठीक है जी, अगर नंबर हाउस होल्ड आर अप्रोप्रिएट एज पर जी, अगर जी कैटेगरी को फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाउस होल्ड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बिटवीन वही लेस देन 80 है, तो फील्ड वैलिडेशन में तो उसके भी आपको 12 नंबर्स मिल जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट बाउंड्री मैप, उसमें यह है कि वेरीफाई द बाउंड्री बियॉन्ड दी। जब स्टार्टिंग पॉइंट को देखा जाता है तो सर्वेयर जो है ना उसके स्टार्टिंग पॉइंट के सराउंडिंग एरिया को भी चेक करता है कि क्या ये जो एरिया स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के अलावा है, ये पिछले राउंड में कहीं मिस तो नहीं हो गया। और अगर वो मिस निकल आता है एरिया, तो आप देख लें कि वो 0 स्कोरिंग के बाद वो स्कोर जो है ना वो 12 नंबर जो है ना वो आपके उससे निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लैंडमार्क। लैंडमार्क में ये है कि अगर वो देखता है कि एक स्कूल जो है वो माइक्रो प्लान का हिस्सा है, और क्या फील्ड में भी वो मौजूद है या नहीं, और वाइस वर्सा ये कि एक कोई लैंडमार्क मस्जिद है, स्कूल है, ग्रेवयार्ड है, कोई हेल्थ फैसिलिटी है, वो फील्ड में तो मौजूद है, क्या ये माइक्रो प्लान का हिस्सा भी है या नहीं। तो वाइस वर्सा दोनों तरह से वो उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, तो उसके 4 नंबर है जी। और उसके बाद जो कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट आपके माइक्रो प्लान में मेंशन थी, अगर ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन वो सर्वेयर को वो मिल जाती है कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट, और वो ऑथेंटिकेट हो जाती है, तो उसके भी उसको 8 नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सर्वेयर जाके उस घर से या उस हेल्थ फैसिलिटी रेजिडेंट से पूछता है कि जी हाँ, आपकी ये जो हेल्थ फैसिलिटी, ये आपका घर है, यहाँ पे कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट बनानी है, और क्या आपसे रब्ता किया गया, और आपके इल्म में है कि आपका घर एज ए कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट यूज होगा, और समबडी हैज विजिटेड यू और नॉट। तो ये चीजें वो वेरीफाई करके आपको, अगर वो वेरीफाई हो जाती है तो 8 नंबर ये भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टीम मूवमेंट। टीम मूवमेंट जो है कि वो अगर वो G1 है तो जिगजैग पैटर्न में तो नहीं है, उसको जो है ना उसने यू शेप में किया है, और अगर यू शेप में किया है तो उसको रूट मैप में डबल एरो के साथ मेंशन किया गया है या नहीं। अच्छा, एक चीज जो मैं मिस कर गया शुरू में, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो फील्ड वैलिडेशन होती है ये एक्चुअली आपके रूट मैप की वैलिडेशन है। ठीक है जी, अगर आल्दो कि आपका जो है रूट मैप आपके माइक्रो प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली फील्ड वैलिडेशन इसके बगैर नहीं हो सकती, और अगर सर्वेयर मिलते अवेलेबल नहीं है तो इट मींस के नो रूट मैप्स, नो फील्ड वैलिडेशन।
तो प्लीज ये जरूर फोकस करें कि आपके रूट मैप जो है ना वो बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए, उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक भी, इसके दरमियान में जितने लैंडमार्क्स आते हैं वो सब मेंशन होने चाहिए। और अगर किसी स्ट्रीट में टीम यू शेप में काम कर रही है तो वो डबल एरो के साथ मेंशन होना चाहिए। और अगर वो एक साइड पे घर है और एक पे नहीं है तो वो सिंगल एरो के साथ मूवमेंट पैटर्न नजर आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी वो न्यूली एडेड हेमलेट स्ट्रीट्स इफ एप्लीकेबल। अगर कोई हेमलेट्स ऐड किए गए हैं, या इस सूरत में तो जो मुझे नजर आ रहा है कि वो ऐड की बजाय कम ही होंगे, क्योंकि आप नंबर ऑफ हाउसेज अब 110 से या 120 से 130 से आप उनको नंबर ऑफ हाउसेज को कम कर रहे हो तो आप के नंबर ऑफ हेमलेट्स भी कम होंगे। तो क्या वो नंबर ऑफ हेमलेट्स जो है अगर कम हुए हैं तो वो फील्ड में भी कम हुए या नहीं? क्योंकि अगर फील्ड में एक एरिया आप मेंशन कर रहे हैं कि हमने कम कर दिया है और माइक्रो प्लान में उसको आपने मेंशन कर दिया, तो फील्ड में भी वो नजर आना चाहिए कि वो माइनस हो गया वो हेमलेट, या ऐड हुआ है तो वो ऐड हो गया, वो नजर आना चाहिए कि ये स्ट्रीट नंबर 1 अब टीम नंबर 1 का या टीम नंबर 2 का डे 1 का हिस्सा अब नहीं रही, या पहले नहीं था और अब हिस्सा शामिल कर लिया है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है वो HRMP अवेलेबल। तो आपके अगर HRMP कोई सेटलमेंट है और वो अवेलेबल है तो आप यस करेंगे। जब यस करेंगे तो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो आपके नेक्स्ट इंडिकेटर पे मूव कर जाएगा। ठीक है जी। तो एंड पॉइंट जो है, एंड पॉइंट भी सेम इसी तरह है कि जिस तरह स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसमें भी जब सर्वे एंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो देखेगा कि इसके सराउंडिंग एरिया में भी वो घरों को विजिट करेगा और उनसे इंक्वायर करेगा कि वो उनमें से, और एविडेंस तलाश करेगा कि ये जो घर है इस स्टार्टिंग या एंड पॉइंट के, ये पिछले राउंड में कहीं मिस तो नहीं हो गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर हसनैन, बहुत शुक्रिया। कोलीग्स वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन लेंगे हम एमपीक्यू के हवाले से, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जवाद साहब, बाकी अपनी क्वेश्चंस लिख के भेज देना जो इम्पोर्टेंट है आप उसको। जवाद साहब एएम गेस्ट, आगे चले जाए। पहले किया हुआ था वो इतनी देर में मैं पूछ लूं जी डॉक्टर फयाज। मेरे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब वी आर पुटिंग सो मच स्ट्रेस ऑन दिस कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट। मैंने पहले भी एक दफे इसी पे आया था, क्या हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल है कि व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीनेटेड amongst the recorded NAs at this vaccination community vaccination site? अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो आई थिंक वी शुड गो एंड ट्राई टू गेट दिस डाटा, how many children are vaccinated actually on these vaccination sites. डॉक्टर फयाज, सिर्फ कम्युनिटी वैक्सीनेशन साइट के पर्पस के अंदर बच्चों के इसको एक मॉरल और एथिकल प्रोग्रामेटिक व्यू में भी हमने देखा था, और वो ये था कि हमारी टीम को एक आराम करने की, सांस लेने की भी जगह हो। सबसे पहला पर्पस तो हमारा ये है। अब रिगार्डिंग के वहां पर बच्चे कितने कवर हो रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि नेशनल एजेंसी ने उस पर कोई इनिशिएटिव अभी तक लिया है। इट्स स्टिल नॉट मैच्योर। ये जो इनिशिएटिव है अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। जब तक मैच्योर नहीं होगा वी विल नॉट बी एबल टू एसेट कि वहां पर कितने बच्चे वैक्सीनेट हो रहे हैं। बट डेफिनेटली योर पॉइंट इज वैलिड कि अगर लॉन्ग रन के अंदर हमने इस चीज को कंटिन्यू करना है तो ये देखना होगा कि कितने बच्चे यहाँ पर वैक्सीनेट होते हैं। एनी अदर पॉइंट, एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर अरशद, डॉक्टर पास्टर, फील्ड वालों के क्वेश्चन हो जाएगा, पार्टनर्स को तो हम वैसे भी बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब। जी अर्शद, क्विक क्वेश्चन सर मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर कोई G1 एरिया है, एक टीम के पास 40 घर आ रहे हैं G1 में और आगे 20 घर उसके बन रहे हैं, वो स्कैटर्ड एरिया G2 में आता है, जब हम ऑपरेशन G1 या G2 में लिखेंगे, मतलब हम टीम को देने चाह रहे हैं 60 घर, 40 उसके ग्रुप एरिया,
उसके ये तो HR का स्टैंडर्ड। क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन का। देखें यार, ये जो है ना, इस तरह के रेयर क्वेश्चन जो है ना, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ये जो डिवीजन की है, ये भी ज्योग्राफिकल डिवीजन है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज होगी उसका एविडेंस या जस्टिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। हमने जब विंडो दी है 60 to 80 घरों की, तो उसमें भी हमने ये कहा है कि अगर स्कूल्स आ जाते हैं और आप स्कूल कर रहे हैं और आप ना 60 घरों पे लेके जा रहे हैं, तो आपके पास एक एविडेंस या जस्टिफिकेशन है जी हमने उस दिन स्कूल भी करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट आप अगर उसको कम या ज्यादा करते हैं तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन या रिक्वायरमेंट होगी। और ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज, बट यू हैव सॉलिड जस्टिफिकेशन। जी नेक्स्ट। Thank you. Moving on to the next topic is communication from social profiling to social challenge mapping to roles at district, UC and social mobilizer level. I would request Fatma. We are very lucky that Fatma is presenting us today. Thank you. Over to you, Fatma. Thank you. So before you go to next slide, Assalamu alaikum everyone once again. So thank you very much. थोड़ा सा importance मैं communication की highlight करना चाहूँगी. It's an opportunity for you to know कि communication का जो component है, first of all it's important for you to understand कि communication एक important indicator है आपका NEET में भी और SIA की quality assurance में भी. तो कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना, यूसी लेवल पे होना और एरिया लेवल पे होना, ये कैसे रोल आउट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर आई गो फॉरवर्ड, मेरी आवाज तो सबको जा रही है, देयर इज नो इशू. Colleagues, I hope कि आवाज जस्ट मैसेज, एक मैसेज कर दें और chat box में आपका हमें help कर देगा understand करने. तो जैसे आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के पास कॉमनेट एक का कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो पंजाब में कम्युनिकेशन यूनिट को सपोर्ट कर रहा है. ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके पास एक कम्युनिकेशन का सपोर्ट पर्सन है एंड देन एट यूसी लेवल आपके पास यूसीसीओ भी है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और कहीं नहीं, और वहां पे यूसीएमओ इसको रोल आउट करेगा. So let's move forward. There are three steps जो communication intervention में आते हैं. 3 steps हैं. सबसे पहले it is important to maintain the social profile. उस प्रोफाइल की बेस पे जो डेटा ड्रिवन होगा, कम्युनिकेशन प्लानिंग होती है और चैलेंज मैपिंग होती है. कम्युनिकेशन प्लानिंग के अंदर आपकी तमाम की इंडिकेटर्स आ जाते हैं कि कहाँ पे आपके मिस बच्चे ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां पे कौन से इन्फ्लुएंसर आपने एंगेज करने हैं, और ये सब हिस्सा जो है कम्युनिकेशन प्लानिंग का होता है. चैलेंज मैपिंग एक फॉर्मेट है जो आपका DHCSO को आई सपोज उसने तमाम DHMT के साथ और आप लोगों के साथ शेयर किया होगा. अगर नहीं किया तो ही शुड शेयर विद यू. जो चैलेंज मैपिंग का फॉर्मेट है वो सिर्फ क्रॉनिक इश्यूज जहां पे होते हैं वहां पे यूज किया जाता है. हम ये रिकॉर्डेड रिफ्यूजल के ऊपर और परसिस्टेंटली मिस्ड NA के ऊपर यूज करते हैं. जहां पे हमारे पास रिकॉर्डेड रिफ्यूजल आ रहे हैं वो चाइल्ड वाइज चैलेंज मैपिंग होती है कि उस फैमिली को कैसे एंगेज किया जाए कि वो कवर हो जाए कैंपेन में. लास्ट स्टेप जो हमारा है वो सोशल मोबिलाइजेशन प्लान है जिसके अंदर आपकी मॉस्क अनाउंसमेंट्स, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वो तमाम एंगेजमेंट उसके अंदर आ जाता है जो यूसी लेवल पे होता है. सो कम्युनिकेशन प्लानिंग, चैलेंज मैपिंग, मोबिलाइजेशन, ये तमाम एक्टिविटीज यूसी लेवल पे हो रही होती हैं. आगे चलिए. ये थोड़ा सा इनका ब्रेकडाउन दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ. आपका एक जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर तमाम अस्पताल, स्कूल, इन्फ्लुएंसर, मसाजिद, इनकी डिटेल आती है. उसके 11 सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर वो एक सफा मस्जिद का होगा, एक पेज स्कूल्स का होगा. इस तरह डिफरेंट कैटेगराइजेशन है जो हर यूसी पे मेंटेन किया जाता है और फिर कंपाइल्ड डिस्ट्रिक्ट पे किया जाता है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके यूसीएमओज और एरिया इंचार्जेस की है कि वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DHCSO मौजूद है जो इसकी कंपाइलेशन अपने पास रखेगा और इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. जहां पे आपके पास UCCSOs हैं और सोशल मोबिलाइजर्स हैं वहां पे आपके पास एडिशनल सपोर्ट हो जाती है, वहां पे वो ये लोग करते हैं. But then it is mandatory that UCMO of that particular UC जहां पे UCCSO है
वो इन्फॉर्म्ड हो और सपोर्ट करे, लीड करे उस डेटा कलेक्शन को। आगे चलिए। दूसरा हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग एंड चैलेंज मैपिंग। रिकॉर्डेड रिफ्यूजल प्रोफाइलिंग, जैसे मैंने पहले बताया था, ये भी एक चाइल्ड वाइज एक फॉर्मेट है जिसके अंदर जो बच्चा रिकॉर्ड रिफ्यूजल की उसमें रिकॉर्ड होता है, या एनए में परसिस्टेंटली मिस चिल्ड्रन 2 राउंड या 3 राउंड, जो डाटा आपको लॉग बुक में से मिलेगा। जो बच्चा परसिस्टेंटली मिस्ड एनए है या रिफ्यूजल के तौर पे रिकॉर्ड हुआ है, उसका पूरा सोशल प्रोफाइल इसमें मेंटेन किया जाता है ताकि उसको थ्रू रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर कैंपेन से पहले और इंट्रा कैंपेन एंगेज किया जा सके। अगेन यूसीएमओज जो हैं अपनी यूसी में बहुत ज्यादा रिफ्यूजल नहीं होते हैं, थोड़े होते हैं, उनका ये डाटा अपने पास मेंटेन करेंगे एंड दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम यूसीसीएसओ wherever they are, and DHCSO also should support those UCMOs जहां पे रिकॉर्डिंग क्लस्टर हो रही है या PMCN आ रहा है। सिमिलरली प्रोफाइलिंग भी वही, इट्स क्लियर। आगे चलें जी। उसके बाद हमारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें रेगुलर जब प्री कैंपेन फेज आता है आपकी ट्रेनिंग्स भी उसमें हो रही होती हैं, और वही क्रूशियल टाइम है जिसमें आपने कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज इंप्लीमेंट भी करनी है। सो आइडियली 10 days बिफोर कैंपेन, 2 weeks बिफोर कैंपेन आपकी प्लानिंग हो जाती है, जो पहले 2 स्टेप्स हैं, और फिर 10 days बिफोर आप ये एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपकी लोकल लेवल पे इनॉग्रेशंस हैं, वॉक्स हैं, स्कूल सेशंस हैं, मदरसा एंड मॉस्क एंगेजमेंट्स हैं, मिस चिल्ड्रन के जो हैं उनकी फैमिली लेवल पे डोर टू डोर एंगेजमेंट्स हैं, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हाई लेवल की हैं मीडिया ब्रीफिंग है, इनॉग्रेशन और वो सब। सो अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। नेक्स्ट, नाउ दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन कि प्रोसेस क्या फॉलो हो रहा होता है आपके यूसी पे। जब आप अपने यूसीज में आगे ट्रेनिंग देंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टाउन लेवल पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि ये जो कम्युनिकेशन प्लानिंग हो रही होती है ये किस प्रोसेस के तहत हो रही होती है, और हर लेवल पे एक टूल अवेलेबल है जो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DHCSO कि वो आपके साथ ये तमाम टूल्स और प्रोसेस शेयर करे। और जी आगे, सबसे पहला ऑब्वियसली डाटा एनालिसिस है कि हमारे पास कहाँ पे क्लस्टर्स आ रहे हैं, कहाँ पे मिस्ड बच्चे हैं, फिर उनकी बेस पे सोशल प्रोफाइलिंग होगी, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सोशल प्रोफाइलिंग से हम चैलेंज मैपिंग पे जाएंगे, और ये सब कुछ यूसी लेवल का जो एक माइक्रो प्लान है उसके अंदर एम्बेड होगा। माइक्रो प्लान में जो SM प्लान है उसके वो अपडेटेड होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि हमारे पास कहाँ क्लस्टर्स आ रहे हैं, कहाँ नहीं, और फिर एक एक्टिविटी आपका फाइनल वो है। लास्ट चीज ये है कि हमने पंजाब में कम्युनिटी एंगेजमेंट की मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन भी स्टार्ट की है, जो पायलट फेज उसका रन किया था, नेशनल से भी वो इंडोर्स हुई है, वो आपके DHCSO भी कर रहे हैं, और जो मॉनिटर्स आते हैं नेशनल से, प्रोविंशियल से, वो भी उसको कर रहे हैं। और आई वुड इनकरेज कि जितने और मेंबर्स हैं जब वो फील्ड में जाते हैं वो उस ट्रेनिंग उस CE मॉनिटरिंग टूल को यूज करें, और वो फिर फाइनली सबमिट होगा फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। आगे चलें। This is I just want to highlight कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट है, DEOC या DPCR जैसे भी आप इसको कहें, they are involved, they should be involved in every level. Planning, आपकी कम्युनिकेशन प्लानिंग क्या है, आपके इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमली स्टार्ट हुई है कि नहीं, एक्टिविटीज को सुपरवाइज और मॉनिटर कौन कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट कैंपेन पे क्या आ रहा है। DHCSO ने ये रेगुलरली शेयर करनी है, but all DHMTs should be informed about this and should take active role in it. आगे last slide. So this is finally एक और क्लिक कर दें बस, ये थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए कि हर लेवल पे अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रखें जनाब, हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जब आपने ट्रेनिंग करनी है तो अपने नेक्स्ट लेवल को क्या बताना है, क्योंकि हर केडर की एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने रोल प्ले करना है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हाई लेवल कैंपेन प्लानिंग होगी अकॉर्डिंग टू द की इश्यूज हाईलाइटेड इन प्रीवियस कैंपेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाहौर की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास NA बहुत ज्यादा है। अगर मैं पिंडी की बात करूं तो आपके पास पश्तून कम्युनिटी की के क्लस्टर्स हैं जो एट टाइम्स रिफ्यूज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। सदर्न बेल्ट में आपके पास इनफ्लक्स HRMP का बहुत ज्यादा है। सो हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ यूनिक इश्यूज हैं जिनकी बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग होगी। उनकी बेसिस पे आपने यूसी लेवल स्टाफ को कैंपेन की
थीम और प्लानिंग के ऊपर ओरिएंट करना है कि वो अपने यूसी लेवल प्लानिंग कर सकें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाई लेवल एडवोकेसी मीटिंग्स होंगी और सोशल मोबिलाइजेशन प्लान बनेंगे। इसके अंदर आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हो सकती है कि जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है वो सपोर्ट करें। इसी तरह जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो डिस्ट्रिक्ट ने एंगेज करने हैं। फिर आपकी सुपरविजन ऑफ यूसी लेवल सोशल प्रोफाइलिंग, monitoring of activities and continuous coordination, and then district should ensure that every UC has their updated SM plan embedded in the main micro plan. आगे चलिए। Similarly, जो आपका UC level केडर आ जाता है जिसमें UCMO और UCCO भी आपके पास मौजूद हैं, UCPO जहां पे हैं, campaign planning according to the key issues highlighted in previous campaign within the UC, उस UC के जो specific issue हैं उसके मुताबिक आपने प्लानिंग करनी है और वो फॉर्मेट जो आपके पास CE प्लान का है वो फिल्ड होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ सोशल मोबिलाइजर्स या एरिया इंचार्जेस जो आपके पास हैं, जहां पे आपके पास सोशल मोबिलाइजर कॉमनेट यूसी में है वहां पे सोशल मोबिलाइजर होगा, अदरवाइज एरिया इंचार्जेस दे नीड टू बी ओरिएंटेड ड्यूरिंग देयर रेगुलर कैंपेन ट्रेनिंग कि उनकी कम्युनिकेशन प्रायोरिटीज क्या हैं। कंडक्ट यूसी लेवल सोशल प्रोफाइलिंग एंड मिस चिल्ड्रन एंड चैलेंज मैपिंग, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी यूसी पे। आपके की इन्फ्लुएंसर्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए और हर कैंपेन से पहले यूसीएमओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंसर को एंगेज करे और उनको प्रॉब्लमैटिक एरियाज में डिप्लॉय करे। और सिमिलरली आपके एडवोकेसी प्लान जो हैं यूसी लेवल पे फिर आपकी मॉस्क अनाउंसमेंट्स आ जाती हैं, स्कूल एंगेजमेंट्स आ जाती हैं, ये सब होनी चाहिए और इनकी मॉनिटरिंग होगी। आगे चलें लास्ट। और लास्ट जो आपका यूनिट आ जाता है वो एरिया लेवल है जहां पे एक्टिव रोल सोशल मोबिलाइजर्स का है। जहां पे सोशल मोबिलाइजर्स नहीं है वहां पे एरिया इंचार्जेस इसको लीड करेंगे। सोशल प्रोफाइलिंग ऑफ मिस चिल्ड्रन, ये लोग डेटा गैदर करके यूसी लेवल स्टाफ को देंगे जिनका काम है उन फॉर्मेट्स को मेंटेन करना। वी डोंट एक्सपेक्ट कि सोशल मोबिलाइजर इतने लंबे और सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट्स जो हैं वो मेंटेन कर रहा है, पता नहीं उनके पास लैपटॉप हैं कि नहीं, बट दे गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड शेयर विद देयर रिस्पेक्टिव यूसी स्टाफ कि वो उसको मेंटेन करें। और वो लोकल नीड बेस्ड सीई एक्टिविटीज और डोर टू डोर एंगेजमेंट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लान ऑफ मिस चिल्ड्रंस। एंगेजमेंट ऑफ लोकल इन्फ्लुएंसर्स, इसमें मोहल्ले के जो की नोटेबल्स आ जाते हैं, मस्जिद इमाम आ जाता है, उनकी एंगेजमेंट एंड मिस चिल्ड्रन फॉलो अप इन प्री कैंपेन एंड इंट्रा कैंपेन। वो टीम्स के साथ इवनिंग में भी जाते हैं और कवरेज करते हैं और दे हैव टू इंश्योर कि मिस बच्चे कवर हो रहे हैं। सो आपने ये चीजें जब आप ये ट्रेनिंग आई एम अज्यूमिंग के तमाम DHCSOs जो हैं वो ये टूल्स वगैरह दे अपडेट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टाफ को अपडेट करेंगे तमाम टूल्स के ऊपर बिफोर नेक्स्ट कैंपेन। और जब आप यूसी लेवल ट्रेनिंग कर रहे हैं और फर्दर वो ट्रिकल डाउन हो रही है तो अकॉर्डिंगली ये चीजें बताई जा रही हैं। और ट्रेनिंग में जो एक लास्ट कंपोनेंट है वो है आईपीसी स्किल्स का, वो उसके ऊपर रेगुलरली बात होती है, इसलिए मैंने इसके अंदर एम्बेड नहीं किया टू सेव दी टाइम, बट आपने उसको भूलना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दी सोशल प्रोफाइलिंग, मिस चिल्ड्रन एंगेजमेंट, जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आईपीसी है। टू एनहांस दी आईपीसी ऑफ सोशल मोबिलाइजर, उसने निगोशिएट कैसे करना है, आपकी टीम ने कैसे निगोशिएट करना है, कैसे तमाम सवालात इस तरीके से पूछने हैं कि फैमिली उनके जवाब दे। आईपीसी इज नॉट अबाउट 9 क्वेश्चंस जो ऑपरेशनल क्वेश्चंस हैं, इट्स अबाउट हाउ यू इंटरैक्ट विद फैमिली। सो इस चीज को आपने जरूर हाईलाइट करना है, उनका कंडक्ट, बॉडी लैंग्वेज, द काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज, इट इज ऑल आईपीसी। सो आई एम श्योर इसके ऊपर रिपीटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, यहाँ पे आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन इट। सो अगर आप so I'm counting on all the communication staff at district level and division level to engage with DHMT ताकि they are informed about all the tools and processes. Thank you very much. If there's any question, you can leave in chat box and we'll answer. Thank you. Any question for Fatma? ये बहुत ही क्लियर था, या तो समझ नहीं आई है या बहुत समझ आ गई है। इन ईदर केस इट्स आवाज आ रही है कि नहीं? खुदा का अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
मैम ये एक क्वेश्चन पूछना था HRMPs के हवाले से। जी जी। ये रावलपिंडी में HRMPs की मैपिंग हो रही है ना, तो जी। इसमें वो कौन से लोग हमले HRMPs में? यहाँ पे अभी मैंने स्टाफ से, मैं तो अभी नया हूँ, लेकिन मैंने स्टाफ से जो पता किया तो मुझे ये पता चला कि जितने पश्तून कम्युनिटी है वो तमाम HRMPs में आ रही है। तो वो कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो, कितने अरसे से रह रहे हो, उनको मैपिंग करे या वो उनका इनफ्लक्स आउटफ्लक्स हो उन। So thank you. I think Dr. Hidayat की तरफ से ये क्वेश्चन आया। So thank you very much for the question. HRMP पे पूरा सेशन है, तो आसिफ साहब बैठे हुए हैं, वो आपको इसके ऊपर थॉरली गाइड कर देंगे। थैंक यू फातिमा। थैंक यू मैम। सर एक और क्वेश्चन था जी सर, आप लोगों ने कहा था कि जो स्टार्ट हुई थी प्रेजेंटेशन कि जो डेटा होगा वो 2 ईयर के लिए फिक्स होगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट जिसमें डेवलपमेंट स्टार्ट है या सेक्टर टाउन आगे बढ़ रहे हैं तो वो तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने में काफी हाउसेज वहां पे बढ़ जाएंगे, तो इनके लिए तो रिलैक्सेशन होनी चाहिए ना। ये अगेन हमने इसका आंसर किया था कि ये जो आपको विंडो दी है 60 to 80 हाउसेस की, ये बड़ा डिटेल में डॉक्टर आमिर ने आंसर किया था कि उसमें मैक्सिमम कितने घर बढ़ सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली आप उसको कैसे आपने टैकल करना है। अगर वो हर साल 10 घर भी बढ़ रहे हैं तो वो 2-3 साल लग जाएंगे उसे उस वो कर, क्योंकि एक दिन के काम में कितने घर बढ़ सकते हैं। तो ये हमने इसको मद्देनजर रखते हुए वो ये चीज किया। अगर कहीं कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो वी विल अकॉर्डिंगली देख लेंगे उसको, लेकिन अभी के लिए यही चीजें हैं क्योंकि ये मैसेज जो है पूरे पंजाब के लिए जा रहा है। तो इट्स अ जनरल मैसेज। जो एक्सेप्शनल केसेस है वी विल डिस्कस सेपरेटली क्योंकि हमने भी आके वैलिडेशंस करनी है। थैंक यू डॉक्टर आसिफ साहब। डॉक्टर महरोज हमें एक बहुत ब्रीफ सा ओवरव्यू देंगे एनर्जी एवेल्युएशन सिस्टम पे और इसके सेटअप के बारे में। अच्छा आपने बोला जेलम के थैंक यू वेरी मच नावर। अब क्विकली नेक्स्ट प्लीज क्विकली गो थ्रू करेंगे जी जो मेजर पॉइंट्स हैं या जो चेंजेस हैं जो इस वर्जन में है। करंटली जो वर्जन चल रहा है वो 1.0.5 है। एज यू ऑल नो कि तमाम वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम है, जिन्हें हिफाजती टीकाजात में कोई भी वैक्सीन नहीं लगी, वो सारे के सारे बच्चे 0 डोज रिकॉर्ड होंगे कैंपेन के अंदर, इररिस्पेक्टिव के पिछली कैंपेन के अंदर वो बच्चा रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, व्हाटसोएवर द सिचुएशन। हमने जब भी पोलियो टीम को, मोबाइल टीम को कोई बच्चा ऐसा मिलेगा, चाहे वो उस कम्युनिटी का है, चाहे वो गेस्ट आया हुआ है, कहीं से बिलोंग करता है, अगर 2 साल से छोटा है, हिफाजती टीकाजात की कोई वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो उसको रिकॉर्ड करना है। कुछ चीजें हैं जो मोबाइल टीम्स ने इंश्योर करनी है ताकि डेटा की एंट्री एट SCS लेवल इंश्योर की जाए प्रॉपर। उसमें टेलीफोन मैंडेटरी है। अगर बच्चे के वालिदैन में से किसी का फोन नंबर अवेलेबल नहीं है तो रिश्तेदार का ले लें, हमसाये का ले लें, लेकिन टेलीफोन नंबर होना चाहिए, मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए जिससे बच्चे को ट्रैक किया जाए। प्रीवियसली जो पिछली कैंपेन हुई है OBR या NID, उसके अंदर मैक्सिमम एंट्रीज थी हमारे मेगा सिटीज के अंदर जिसमें कंप्लीट फोन नंबर नहीं मेंशन था या एक इनवैलिड और 0300 करके एंट्री कर दी जाती थी। मोबाइल टीम को यही बताना है कि जो नंबर ट्रेसेबल हो उसको लिख के लाएं। HRMP नॉन HRMP के हवाले से मोबाइल टीम को ये गाइड करना है कि they have to encircle all those HRMP children on the back of sheet जो 0 डोज रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि एरिया इंचार्ज UCMO को आसानी हो उनको मेंशन करने में कि ये HRMP है या नॉन HRMP है। सिमिलरली अगर बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट का है तो EPA UC का तयन करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो UCMO एरिया इंचार्ज की है अगर तो वो गेस्ट है। अनटिल इसके अलावा अगर कोई बच्चा किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो उसका डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना लाजमी है। ये फील्ड्स मैंडेटरी हैं। इस हवाले से इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मोबाइल टीम्स के थ्रू।
जितने भी बच्चे रिकॉर्ड हुए हैं, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है, अनवैक्सीनेटेड इंक्लूडिंग गेस्ट, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होने हैं, चाहे वो प्रीवियस कैंपेन में रिकॉर्ड हुए थे या नहीं हुए थे। एरिया इंचार्ज यूसीएमओ के लिए गुजारिश है कि ये पॉइंट उन्होंने इंश्योर करने हैं कि उनके पास अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। करंटली जो वर्जन है वो 1.0.5 है। तो तमाम कोलीग्स की गुजारिश है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे यूसी लेवल, तो अपनी निगरानी में उस ट्रेनिंग के अंदर एक मॉक एंट्री जरूर करवाइएगा, एक्टिविटी जरूर करवाइएगा कि तमाम लोग अपनी पुराना वर्जन डिलीट करें। जो भी वर्जन है जिसके पास 1.0.5 है नहीं है, व्हाटसएवर, दे हैव टू डिलीट देयर एससीएस और उस वक्त दोबारा एंट्री या डाउनलोड करवाना है। जहां पे बात आती है फर्दर एरिया इंचार्ज यूसीएमओ के हवाले से कि नेक्स्ट इन्होंने क्या स्टेप्स लेके चलने हैं, तो उसमें हर एरिया इंचार्ज और यूसीएमओ ने टैली शीट का बैक पे कितने रिकॉर्ड हैं उसको रिकंसाइल जरूर करना है रेफरल स्लिप के साथ, और देन दे हैव टू एंटर ऑन एससीएस। नंबर्स मैच होने चाहिए। हमारे नंबर्स मैच भले ना हो आईडीएएमएस के साथ, लेकिन एससीएस के नंबर्स मैच होने चाहिए टैली शीट की बैक और रेफरल स्लिप के साथ। फोन नंबर जैसे पहले गुजारिश की मैंडेटरी है। इसी तरह अगर बच्चे किसी और डिस्ट्रिक्ट से है तो डिस्ट्रिक्ट इज मैंडेटरी, बट इफ द चाइल्ड बिलोंग्स टू द सेम डिस्ट्रिक्ट तो यूनियन काउंसिल मेंशन करना जरूरी है। प्रीवियस कुछ एंट्रीज ऐसे भी आई हैं जिसके अंदर ये था कि बच्चा विद इन डिस्ट्रिक्ट बिलोंग कर रहा है, उसी सेम डिस्ट्रिक्ट का है जहां पे रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसको फिर पहले आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट शो किया, फिर एंट्री जो है ना वो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर की। तो घुमा के एंट्री मत कीजिए। जो बच्चा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तभी हमने मेंशन करना है कि ये बच्चा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है। डेली बेसिस पे ड्यूरिंग मीटिंग एससीएस का डेटा जो अपलोड हुआ है वो इवनिंग मीटिंग एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो डीसी साहब चेयर करते हैं उसमें शो करना लाजमी है। ये डिस्ट्रिक्ट टीम से बार-बार रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट ऑनवर्ड जब भी कैंपेन होगी तो दे हैव टू शो कि आज कितनी यूसीज ने तमाम बच्चे रिकॉर्ड कर लिए, कितनी यूसीज ऐसी हैं जिन्होंने कोई बच्चा रिकॉर्ड नहीं किया, ऑन एससीएस रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो ये डेटा शो करना। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, करंटली जैसे मैंने गुजारिश की है कि एससीएस का 1.0.5 वर्जन लाइव है। इसको डाउनलोड करने का तरीकाकार आप सबको ऑलरेडी आइडिया है कैसे डाउनलोड करना है। सिंपली मैं बता देता हूं कि एचडो की ये लिंक आपके सामने शो हो रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे या क्रोम के अंदर आपने इसको एंटर करना है। सिनर्जी एप्लीकेशन इवैल्यूएशन सिस्टम आप लिखेंगे सर्च बार में, जैसे ये राइट साइड पे शो हो रहा है। डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद डन करना है। इसको फिर हमने इंस्टॉल करने के बाद ओपन नहीं करना, सिर्फ डन करना है, देन क्लियर कैशे और क्लियर डेटा करना है। अब 1.0.5 वर्जन के बाद ये होगा कि जिन लोगों ने ये वर्जन इंस्टॉल कर लिया, नेक्स्ट टाइम अगर कोई न्यू वर्जन आता है तो क्लियर कैशे और क्लियर डेटा करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही न्यू वर्जन आएगा आप नेट से कनेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो अपडेट की ऑप्शन आती है, जैसे अभी आती है। आपने अपडेट करना है, ऑटोमेटिकली तमाम चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी, क्लियर कैशे और क्लियर डाटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास इनिशियली 1.0.5 वर्जन फोन में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट। जीरो डोज रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ नई चेंजेस की हैं इस 1.0.5 वर्जन के अंदर। उसमें पहली चीज ये आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल शो हो रही है सखी सर्वर की, कि अब जो भी यूसी लॉगिन होगी जीरो डोज रिकॉर्डिंग या रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो ऊपर यूनियन काउंसिल का नाम जरूर मेंशन होगा। पिछली एसआईएस के अंदर एक चीज आइडेंटिफाई हुई कि यूजर नेम के अंदर नाम यूसी का मेंशन ना होने की वजह से किसी दूसरी यूसी का यूजर नेम यूज करके एंट्री कर दी गई। तो अब ये होगा कि एक तो यूजर नेम के अंदर यूनियन काउंसिल का नाम मेंशन है, और दूसरा जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ऊपर यूसी का नाम मेंशन या शो हो जाएगा। छोटी सी एग्जांपल, केस रिस्पांस और एनआईडी का कंपैरिजन है यूसी सफी सर्वर के अंदर डीजी खान में। तो जो भी बच्चा रिकॉर्ड हो रहा है, आपको यहाँ पर दो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इस रिकॉर्डिंग के अंदर। 52 टोटल रिकॉर्ड हुए अभी तक। केस रिस्पांस में 6 वैक्सीनेट हुए हैं। एनआईडी के अंदर
जो कि लेस देन 1 मंथ के अंदर ही कैंपेन कंडक्ट हुई। 60 बच्चे पहले रिकॉर्ड हुए थे जिसमें से 52 बच्चे कवर हो गए। तो जो बच्चा कवर होता जाएगा वो टिक में शो होगा, जो अनकवर्ड नजर आएगा वो क्रॉस के अंदर शो होगा। ये इंटरफेस जो है ये यूसीएमओ एरिया इंचार्ज वाला है, जहां पर उनको आइडिया हो जाता है कि आपके टोटल बच्चे कितने रिकॉर्ड हुए हैं और कितने कवर हो गए हैं। जो और चेंज था उसमें ये था कि डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू शेयर द यूजर नेम यूजिंग एससीएस डैशबोर्ड। अब हर कैंपेन से पहले आपके साथ कोई यूजर नेम शेयर नहीं किया जाएगा। जो सीओ हेल्थ का डैशबोर्ड अवेलेबल है वहां से आपके पास यूजर नेम बोथ फॉर वैक्सीनेटर और यूसीएमओ कि आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कंसर्न यूसीज को शेयर कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे पहले गुजारिश की है कि एचआरएमपी और नॉन एचआरएमपी के हवाले से इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर दी गई है जीरो डोज रिकॉर्डिंग के अंदर। करंट कैंपेन की एंट्रीज जो होंगी वही आप कर सकेंगे, प्रीवियस कैंपेन की एंट्रीज नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एसएनडी में आएगी तो जो यूसीज ये जो डिस्ट्रिक्ट एसएनडी में के अंदर इन्वॉल्व होंगे सिर्फ उन्हीं के पास यूजर नेम्स और लॉगिन वो डैशबोर्ड पे शो होंगे, बाकी किसी यूज का लॉगिन यूजर नेम नहीं शो होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। रिसोर्स मटेरियल का टैब ऐड कर दिया गया है जो पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा सा सेग्रीगेट करके दे दिया गया जिसमें सिनर्जी के टैब है, इसी तरह एसआईए का है, इसी तरह ट्रेनिंग है। तो जितना भी मटेरियल है जीरो डोज के हवाले से या कैंपेन का या पोलियो का या ईपीआई का वो आपको आपके फोन के अंदर अवेलेबल मिलेगा इस रिसोर्स मटेरियल की टैब के अंदर। अगर कभी भी ट्रबल शूटिंग के दौरान उसकी लॉगिन करने के बाद डेटा फैच नहीं होगा तो फोन को रिस्टार्ट करें या एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करें, ऑटोमेटिकली डेटा फैच हो जाएगा। नेट की अवेलेबिलिटी होना लाजमी है। जीरो डोज कवरेज के हवाले से थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। आपके सामने 3 ये बॉक्सेस हैं, जो लेफ्ट 2 बॉक्सेस हैं इसमें डिफरेंस देख लीजिए। अगर यूटीएमओ का लॉगिन होगा तो वहां पर बच्चे को रजिस्टर करने की भी टैब शो हो रही है और बच्चों की फहरिस्त हासिल करने की भी टैब शो हो रही है। लेकिन जो वैक्सीनेटर है उसमें रजिस्ट्रेशन की टैब नजर नहीं आएगी, सिर्फ फहरिस्त हासिल करने की लिस्ट मौजूद होगी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सामने नेक्स्ट डैशबोर्ड के लिंक आपके सामने शो हो रहा है कि इस लिंक डैशबोर्ड के अंदर चीजें कर सकते हैं, डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड यहाँ पर आपको शो हो रहा है, सीईओ तेरा हाजी खान। 3 एरोज की मदद से मैं आपको उसे बताना चाहूंगा क्विकली। ग्रीन एरो शोइंग रिपोर्ट्स, यहाँ से आप तमाम रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने जिले की। कोई भी सिनर्जी की डाटा है वो आप एक्सेल की रिपोर्ट्स यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, कवरेज और बाकी मॉनिटरिंग डेटा। जो रेड एरो 1 में है ये रजिस्ट्रेशन चिल्ड्रन लिस्ट, ये वो बच्चों की लिस्ट शो हो रही है जिनकी अभी तक यूनियन काउंसिल का तयन नहीं किया गया। अपने अपने लॉगिन्स खोलिएगा, उसमें इस टैब पे जाके जो बच्चे यहाँ शो हो रहे हैं उनको उनकी यूसी असाइन करें ताकि वो बच्चे कंसर्न वैक्सीनेटर की अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाएं ताकि उनको वैक्सीनेट किया जाए। यूजर अकाउंट डिटेल्स जो एरो 2 में नजर आ रहा है, यहाँ से आप यूसीएमओ एरिया इंचार्जेस के लिए यूजर नेम, सिमिलरली वैक्सीनेटर्स के यूजर नेम और पासवर्ड्स निकाल सकते हैं और कंसर्न यूसीज को वो प्रोवाइड करके उनकी वैक्सीनेशन को इंश्योर करा सकते हैं और रिकॉर्डिंग को भी। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेहरोज। कोलीग किसी का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर आसिफ साहब, डॉक्टर आसिफ चौधरी सर अवेलेबल है? जी फयाज, मोहम्मद फयाज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कोई सवाल ये है कि मोहम्मद फयाज नाम है मेरा, डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउदी। जीरोस के हवाले से लास्ट टाइम हमें जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे उनकी वहाँ पे भी सिलेक्ट करनी थी, जो कि हमें पता नहीं होता, ना वर्कर को पता होता है, ना यूसीएमओ को पता होता है, ना एरिया इंचार्ज को पता होता है। इवन डिस्ट्रिक्ट पे भी किसी को पता होता है कि लोअर यूसी की तरह कौन है। तो उसमें हमें कोई ना कोई यूसी सिलेक्ट करनी पड़ती थी लास्ट कैंपेन में। तो इस हवाले से अब क्या चेंजेस हैं? अब क्या हम यूसी मेंशन किए बगैर एंट्री कर पाएंगे?
लेकिन जी मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि जब आप विद इन डिस्ट्रिक्ट हैं तो यूसी मेंशन करना लाजमी है, लेकिन जब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने पहले भी हमने ट्रेनिंग में कतई नहीं बताया कि आपने यूसी ही एंटर करनी है, मैंडेटरी फील्ड डिस्ट्रिक्ट तक है। हमने पिछली ट्रेनिंग अगर याद पुलिस सारों को याद होगा, हमने यही बताया था कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जो बच्चा है तो डिस्ट्रिक्ट तक की एंट्री सिर्फ मैंडेटरी है, उसके बाद आप ब्लैंक छोड़ दें एंट्री हो जाएगी। जो जैसे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, यहाँ पर मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे टैब नजर आ रही है एरो रेड 1 के अंदर, ये वो बच्चे हैं जिनको आपने डिस्ट्रिक्ट की एंट्री की है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है और उनकी यूसी का तयन डिस्ट्रिक्ट में आप कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बच्चे हम नोट करते हैं वो महीना 2 महीने हमारे पास रहते हैं और हम उनको दोबारा कवर भी कर देते हैं, कैंपेन खत्म होती है, हमारा वैक्सीनेटर से रब्ता करके उसको कवर कर देता है, तो वो हमारे पास से कवर हो जाते हैं। वो डॉक्टर साहब ने ये मेंशन किया कि आप उसी में एंट्री करते हैं और उसी को दोबारा कवर कर देते हैं, तो ये एंट्रीज ना करें। तो ये इस तरह से हो जाता है कि मसलन सियालकोट का बच्चा या लाहौर का बच्चा मेरे पास है, यहाँ पे नालियाल में रहता है, 2 माह 3 माह उसने इधर रहना, इधर ही उसकी बर्थ हुई है, तो वो बच्चा तो हमारे पास ही कवर हो जाएगा। देखिए आपके पास भले कवर हो जाए, आपने रिकॉर्ड कर लिए लाइक 10 बच्चे, जिसमें से 8 बच्चे आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2 बच्चे किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं, आपने 10 रिकॉर्ड कर दिए। अब जहां का बच्चा है वैक्सीनेटर उस बच्चे से खुद कोऑर्डिनेट करेगा, आपने कवर कर लिया, जब वैक्सीनेटर कंसर्न उससे रब्ता करेगा तो वो बता देंगे कि बच्चा वैक्सीनेट हो गया, या वैक्सीनेशन के लिए जब वो बच्चा जाएगा उनके पास तो उनके पास कार्ड अवेलेबल होगा, दे हैव टू मेंशन द कार्ड। तो मेहरबानी करके किसी दूसरे जिले का बच्चा अपने डिस्ट्रिक्ट में मत शो करें, जिस जिले से बिलोंग करता है उसी जिले में रखें, आप वैक्सीनेट कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है ना, वैक्सीनेशन तो होगी बच्चे की। अब जब वो अपने जिले में जाएगा 2 महीने बाद, क्या उसका वैक्सीनेटर, आपने जब फोन नंबर एंटर किया है तो वैक्सीनेटर ने रब्ता करने के लिए फोन पे ही रब्ता करना है, फोन पे रब्ता किया जाएगा, बताया जाएगा कि हम अभी तक इसी जिले के अंदर मौजूद हैं, अभी वापस नहीं आए और लेकिन वैक्सीनेशन हो गई है, तो वैक्सीनेटर ने वो एंटर कर देगा और उसको कवर शो कर देगा। व्हाट इज द बिग डील? थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब। सर डॉक्टर आपके पास आवाज नहीं आ रही। बात कर रहे हो, फोन नहीं आ रहा जी। सर आपका माइक तो अनम्यूट हुआ है लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी अब आ गया। वालेकुम सलाम। हेलो जी सर, ये मेरा लोगों से मैंने किसी दफा एड्रेस किया है, बड़े लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि कहीं आप वैक्सीनेशन में एक साल किया है, हमने एरिया इंचार्ज की रिक्वेस्ट की थी कि एरिया इंचार्ज ऑफ सीएमओ का क्या स्टेटस है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इसके साथ अगर आप ये भी एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको बंद कर दिया है। अगला साल जो है ना रमजान में, ये सारी भी रमजान में थी, अगला साल रमजान में फिर हम जो है ना पहले एक साल से रहते हैं। थैंक यू जी सर, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। इसमें ये है कि हमने ना अभी ये रखा है कि लास्ट ईयर भी हमने ना एरिया इंचार्ज यूसीएमओ तो एट द एंड बढ़ाए थे, लेकिन इस साल के लिए हमने फर्स्ट ये स्टेप वाइज किया है कि फर्स्ट स्टेप पे हमने टीम्स की रैशनलाइजेशन करनी है, और एट द सेकंड स्टेप पे जब ये रैशनलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट के साथ और आप लोगों के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करेंगे कितने सुपरवाइजर चाहिए। तो सुपरवाइजर्स की भी डिमांड होगी, लेकिन फॉर फर्स्ट फेज वो सिर्फ जो है वो टीम्स के ऊपर है, और सुपरवाइजर जो है वो बिल्कुल हम नहीं, लेकिन वो इस लेवल पे अभी हम नहीं कह रहे, वो हम डिस्ट्रिक्ट और आप लोगों के साथ मैनेजमेंट के साथ बैठ के एट द एंड वो बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। साहब, शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर आसिफ साहब। चौधरी नहीं, चौधरी साहब आपका क्वेश्चन, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे आएंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, एक डॉक्टर मेरोज साहब से है और एक डॉक्टर आबिद साहब से जी। मेरोज भाई थोड़ा सा जी ये बता दें काइंडली, ये आपने टाइम पीरियड नहीं बताया कि ये जो ऐप के ऊपर हम लोग बच्चे इन्होंने अपलोड करने हैं वो कितने मैक्सिमम डेज हमारे पास होंगे कि उसके अंदर ये करें, और उसके बाद वैक्सीनेटर के बाद जो है ना वो कितने डेज में उसने ये कवर करना है, काइंडली ये क्लियर कर दें जी। रिकॉर्डिंग जो है वो डेली बेसिस पे है, और हमने जैसे लास्ट टाइम 1 वीक का टाइम दिया था एनआईडी के अंदर। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले कैंपेन में ये 1 वीक खत्म हो जाएगा। जैसे ही आईडीएमएस की एंट्री आपकी रुकती है 5 डेज के बाद, इसी तरह एचसीएस की भी 5 दिन के बाद एंट्री खत्म हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो डेली बेस पे एंट्री करना लाजमी है। वैक्सीनेटर्स के लिए 40 डेज है कवरेज के लिए फ्रॉम द डे 1 ऑफ कैंपेन और 40 दिन तक। अभी तक हमने एंट्रीज ओपन रखी हुई हैं फॉर XNID1, NID1 और OBR1 जो मार्च की है। तीनों कंपनी जो है उनकी वैक्सीनेशंस की एंट्री ओपन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ OBR की जो अभी 21 स्टूडेंट काउंसिल के अंदर कैंपेन हुई है मार्च में, सिर्फ उनकी एंट्री कल तक ब्लॉक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अदरवाइज बाकी पिछली 2 कंपनीज की एंट्री बंद है। नेक्स्ट ऑनवर्ड्स हमारी 5 दिन ही चलेंगे और 5 दिन के बाद एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी। ठीक हो गया सर। सर ये डॉक्टर आपसे सर मेरा क्वेश्चन है, ये डेस्क वैलिडेशन में एक क्वेश्चन है जी, स्कूल चिल्ड्रन प्लान जिसके अंदर 2A फॉर्म के साथ मैच करना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बड़ी कंफ्यूजन रही है, जिन्होंने प्लान चेक किए हैं उन्होंने ये किया कि 2A फॉर्म के अंदर तो बच्चे सिर्फ वही ऐड होते हैं टीम पिलाती है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि उन्होंने वहां से देखा भी बच्चे लिखे हुए हैं 50, माइक्रो प्लान में लिखे हुए हैं 60, उन्होंने कहा जी ये गलत है। मेरा नहीं ख्याल ये चीज गलत हो, वहां पे बच्चे पिलाए गए हैं और जो माइक्रो प्लान में हमने बच्चे लिखे हैं वो लिखे हैं जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हैं। काइंडली इसको क्लियर कर दे, 2A फॉर्म से आखिर कौन सी चीज ऐसी चेक करनी है, मैच करनी है जो माइक्रो प्लान से मैच हो। सर उसमें आपने देखना ये है कि ये जो स्कूल इस वक्त मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उस टीम ने उस दिन में उसको कवर किया है या नहीं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस तरह है कि जो रजिस्ट्रेशन आपके पास रजिस्टर्ड होते हैं, जब फील्ड वैलिडेशन में टीम जाती सर्वेयर जाता है तो जाके वो स्कूल में देखता है कि जो रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड हुए हैं वो आपस में नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैच है या नहीं है, और उसमें अगर कोई 1-2 बच्चों का फर्क आए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मीनवाइल इन दिनों में कोई बच्चा स्कूल छोड़ भी सकता है और कोई स्कूल बच्चा उसमें नया भी एंटर हो सकता है, तो वो ज्यादा इशू नहीं है। उसने सिर्फ उसको वैलिडेट करना होता है कि वो फॉर्म 2A में भी वो स्कूल उस टीम का उस दिन में था या नहीं। HRMP जो है ना जी, इस सेशन में रखने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने इसको देखा है कि ये लोग में कंफ्यूजन है लोगों में। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके से HRMP को कंसिडर किया जाता है। तो एक जेनेरिक जो है उसकी डेफिनेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, उसके साथ कैटेगरीज हैं जो टाइप्स हैं वो शेयर करूंगा। जब आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग करानी है तो काइंडली इसको अपने UCMOs के साथ चार्जेस के साथ आपने उसको शेयर करना है। नेक्स्ट। अच्छा, ये एक जेनेरिक जो है ना डेफिनेशन है HRMP को। अगर हम देखें तो उसके 2 पार्ट हैं, हाई रिस्क है एंड MP। हाई रिस्क पॉपुलेशन हमारी वो होती है जो सेटल पॉपुलेशन हमारी होती है, और मोबाइल पॉपुलेशन वो है ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती है। तो इसको अगर हम देखें तो एनी पॉपुलेशन मीटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, वल्नरेबल special population that move regularly for economic reason due to weather conditions, nomads, seasonal migrants, brick workers, agricultural migrant labor और अदर वल्नरेबल इकोनॉमिक ग्रुप है। फिर उसके साथ दूसरा जो इसकी कैटेगरी है वो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, जिसके अंदर आपके अफगान रेफ्यूजीज भी हैं और उसके अलावा इंटरनली डिस्प्लेस्ड भी हैं और रिटर्नीज भी हैं। फिर गेस्ट ऐसे हमारे इसका पार्ट है जो ऐसी जगहों से हमारे पास पंजाब के अंदर जो 4 रिजर्वायर एरियाज हैं, जिस तरह आपका KP के अंदर है, इसी तरह से आपके बलोचिस्तान के अंदर का कोयटा ब्लॉक है, आपका किला अब्दुल्ला इसके अंदर। तो वहां से जो हमारे पास लोग आते हैं वो गेस्ट आते हैं तो वो भी हमारे लिए HRMP आते हैं। फिर पॉपुलेशन जो अलॉन्ग साइड बॉर्डर्स रहती है, स्पेशली जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्टैंडिंग पॉपुलेशन इसको कहते हैं, जो आते जाते रहते हैं, कभी इधर अफगानिस्तान में कभी पाकिस्तान में आ जाते हैं, तो उसको भी। और इसी तरह से इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स के ऊपर हमारी बाउंड्रीज पे जो पॉपुलेशन इस तरह की मूव करती रहती है उसको भी HRMP हम कंसिडर करते हैं।
और आखिरी जो कैटेगरी इसके अंदर है वो सेटल्ड पश्तून पॉपुलेशन है। पंजाब के हवाले से अगर हम देखें तो हमारा जो ज्यादा हमें जो रिस्क है वायरस की ट्रांसपोर्टेशन का दूसरे सूबों से हमारी तरफ, तो ये HRMP के थ्रू होता है। और उसमें हमारे जो जिसने सीजनल माइग्रेंट्स है उनके साथ साथ हमारी सेटल्ड पॉपुलेशन है, हमारे पास जो पिछले 20, 25, 30 सालों से हम बैठे हुए हैं, तो उनका आना जाना उन एरियाज में है, तो इनके पास गेस्ट भी आते, तो इसको भी हम HRMP के अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, ये जनरल उसकी टाइप्स हैं जी, जिस तरह पहले भी डिस्कस हुआ है कि ब्रेकलिन वर्कर्स जो है उसको HRMP के अंदर कंसिडर करते हैं। फिर एग्रीकल्चर माइग्रेंट लेबर आपकी जो सीजनल, जब अब आपकी गंदम की कटाई होती है या कपास की चुनाई होती है या इसी तरह बुआई का मौसम होता है, तो सीजनल माइग्रेंट आपके पास दूसरे सूबों से आपके पास आते हैं, वो आपके एग्रीकल्चर माइग्रेंट लेबर होती है, वो भी HRMP कंसिडर होती है। फिर नोमैड्स हैं आपके, नोमैड्स के अंदर आप देखें तो उसके अंदर दो तरह के बेसिकली नोमैड्स हैं। एक तो आपके पंजाब के अंदर जो बैठे हुए सेटल्ड नोमैड्स हैं, जो झुग्गियों में बैठे हैं, जो पंजाबी हैं और या आपके मुख्तलिफ मतलब अपने लोकल हैं आपके, एक वो कैटेगरी है, वो भी HRMP है। उसके साथ साथ हमारे जो सीजनल आते हैं नोमैड्स, हमारे पास अफगानिस्तान से हमारे पास सर्दियों में लोग आते हैं, और कुछ चीज होते हैं जो आपके रेबड़ वगैरह बकरियों के लेके आते हैं इसके अंदर, वो भी आपके इसके अंदर नोमैड्स कैटेगरी में आते हैं। फिर बागड़ी आते हैं, पविंदा आते हैं, तो ये सारे के सारे जो सीजनल भी है साथ सेटल्ड नोमैड्स हैं, दोनों आपके HRMP कैटेगरी में आते हैं। सीजनल माइग्रेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लोग आप सीजन जब सर्दी होती है ठंडे इलाकों में, बलोचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, तो ये सर्दियों के दिनों में सितंबर में नॉर्मली ये लोग आते हैं और अप्रैल तक गर्मियों से पहले यहाँ से वापस चले जाते हैं। इकोनॉमिक माइग्रेंट में लेबरर्स हैं, मेसन्स हैं, सेलर्स हैं, बेगर्स हैं, ये भी स्पेशली जो दूसरे KP बलोचिस्तान से हमारे पास लोग आ रहे होते हैं, सीजनल ये भी काउंट होते हैं। डिस्प्लेस पॉपुलेशन में IDPs है हमारे पास, अफगानी जो आप मियांवाली के अंदर अफगान रेफ्यूजी कैंप है, तो वो अफगानी जो हमारे IDPs हैं वो हमारे इसके अंदर कैटेगरी में आते हैं। अफगान रेफ्यूजी कैंप का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। और फिर रिटर्निंग भी हैं, जो लोग बाहर गए हुए अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी है, जब वापस आते हैं तो उसको भी हम HRMP के तौर पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि वायरस को लेके आ सकते हैं। वायरस गेस्ट है हमारे पास उन एरिया से जहां से आपका वायरस सर्कुलेट कर रहा है, कोर रिजर्वायर एरियाज है, वहां से आपका लोग आते हैं, वो आपके HRMP कंसिडर हो गया। ट्रेडलिंग पॉपुलेशन डिस्कस कर लिया है, जो बॉर्डर के क्रॉस आने जाने जिनका है वहां पे रहते हैं। और सेटल पश्तून है। अभी हमें क्वेश्चन एक आया था कि हमारे पास कितने अरसे से जो लोग पश्तून बैठे हुए हैं हमारे HRMP हैं, तो हम जो भी लोग पश्तून स्पीकिंग हमारे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, हमारी पॉपुलेशन है, चाहे वो 30, 35, 40 सालों से हमारे पास पंजाब के अंदर सेटल्ड है, वो हमारे लिए HRMP है। उसको हम इसलिए HRMP कंसिडर करते हैं, इनके पास गेस्ट भी आते हैं और ये भी शादी ब्याह पे और दूसरे फंक्शन पे दूसरी KP में अपने फैमिलीज के पास आते जाते रहते हैं, तो इसको हम HRMP ही कंसिडर करेंगे। तो जब आप लोगों ने आगे ट्रेनिंग करानी है UTMOs को, काइंडली आपके साथ ये शेयर कर देंगे, तो ये तमाम की तमाम टाइप्स आपने उनके साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ हमारे पास हर कैंपेन में हम लोगों ने HRMP की रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और उसके भी फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लोगों ने प्रोविंशियल EOC से शेयर किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट के साथ, लेकिन जब हम फील्ड में देखते हैं तो उसके हर एक बंदा अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके कस्टमाइज उन्होंने उसका टेम्पलेट बनाया होता है। तो ये आपके साथ टेम्पलेट मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो ये आपके साथ शेयर भी कर देंगे काइंडली। आप जब ट्रेनिंग करानी है तो उसके अंदर अपने UTMOs के साथ आप लोगों ने इसको शेयर करना है, और एक ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट के ऊपर हमने कैंपेन से पहले जो हम HRMP की रजिस्ट्रेशन करते हैं बाय नेम, तो उससे ही आप लोगों ने काइंडली उनको एडवाइस करें। वो जेनेरिक वही पहले भी हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन हर उसको ना डिफरेंट अंदाज में देख रहा होता है। उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, UC, HRMP सेटलमेंट ये है कि नहीं है उसका लिखना है। फिर उसका नेम ऑफ विलेज है, फैमिली नंबर है, चाइल्ड नेम है, फादर नेम, फिर आगे अच्छा कैटेगरी उसकी कौन सी है, जो 7-8 कैटेगरीज हमने देखी है, इसके साथ देखें तो लिस्ट भी बनी हुई है। फिर ट्राइब कौन सा है उनका, लैंग्वेज कौन सी है, मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, एरिया ऑफ ओरिजिन क्या है, किस इलाके से, किस डिस्ट्रिक्ट से वो आए हुए हैं हमारे पास, और कब से हमारे पास ठहरे हुए हैं, और कितनी देर वो आगे मजीद ठहरेंगे, और आगे उनकी डेस्टिनेशन क्या होगी। एंड पे जाएंगे तो उसका वैक्सीनेशन का स्टेटस भी हमारे पास, उसके अंदर हम उसके अंदर देखते हैं कि SIE की कितनी डोजेज मिली है और उसके अलावा रिटेन की डोजेज कितनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप काइंडली जब ट्रेनिंग कराएं तो इसको आप लोगों ने UTMOs के साथ आपको शीट हम भेज देंगे, तो उनके साथ भी आपने ये शेयर करनी है, और इसी को काइंडली इंश्योर कीजिएगा कि ये आज इस कैंपेन से पहले जो रजिस्ट्रेशन होनी है हमने इसके ऊपर करनी है। जी थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का तो सवाल है तो काइंडली कर लें जी। आजम साहब, सर मेरा सवाल है, अगर करूं। जी हिदायत साहब।
अच्छा सर, पहले भी मैंने क्वेश्चन किया था, अभी दोबारा मैं इसके बारे में कर रहा हूँ। अभी जो फॉर्मेट सर आप लोग दिखा रहे हैं, ये फॉर्मेट जहाँ पे कॉमनेट स्टाफ है, चलो वो तो मंथली बेस पे काम करता है, जहाँ पे LHWs है वो भी मंथली बेस पे काम करती हैं, लेकिन जहाँ पे कॉमनेट स्टाफ नहीं है, जहाँ पे LHWs नहीं है, और ये फॉर्मेट वहाँ पे 200, 250, 300 घर हों, तो ये कौन करेगा? इतना डाटा कौन लेगा? पहला सवाल तो ये है। अच्छा, दूसरा भी कर लें। बस ये बता दे तो सारे हल हो जाएंगे। देखिए, ये आपकी कैंपेन से पहले आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो ऑलरेडी हर यूसी की लेवल पे ये हुई हुई है। यूसी लेवल पे होनी है, आपका एरिया चार्ज है आपके पास यूसी लेवल पे, जो आपकी अगर जहाँ पे LHW नहीं है तो एसएम अगर नहीं है तो आप एरिया चार्ज के थ्रू उसको आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिस पहले भी कर रहे हैं। कोलीग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक्टिविटी जो इस महीने में होने जा रही है, वो आपको पता है MOPV और TOPV की जो सर्च है, उसकी कंटेनमेंट के लिए हम करने जा रहे हैं, और across Pakistan. So I would request Dr. Faryal to please begin with this particular activity. अस्सलाम वालेकुम जी कॉलीग्स, डॉक्टर फरियाल, मैं हेल्थ ऑफिसर पंजाब की तरफ से। बस क्विकली मैं आपको थोड़े से 2-3 पॉइंट्स मैं एड्रेस कर देती हूँ, उसके बाद फिर आई गिव द सेशन हैंड ओवर टू महफूज। स्लाइड्स हैं 1-2, वो फिर महफूज आपके साथ वो डिस्कस कर लेगा। सबसे पहले तो ये है कि नेशनल यूसी की तरफ से कीपिंग इन व्यू द GPI गाइडलाइंस और FDI की तरफ से जो गाइडलाइंस होती हैं, रिट्रीवल आपको पता है कि टाइप 2 वैक्सीन OPV की जितनी भी कैंपेन हुई उसकी रिट्रीवल हमें 100% इंश्योर करानी है, और इस हवाले से कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो चली और आप लोगों की TOT भी हो गई है। अब ट्रिकल डाउन जो कैस्केड ट्रेनिंग्स है, जैसे शनावर और ट्रेनिंग यूनिट ने सारा प्लान किया हुआ है, अपकमिंग वीक जो है 11 से 16 तक की ट्रेनिंग्स आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट में होने जा रही है। वी वांट दैट टाइप 2 का जो सेशन आप लोग ऑलरेडी अपनी TOT में ले चुके हैं, उसको एक मैंडेटरी पार्ट उसमें बनाइएगा, उसको एम्फसाइज कीजिएगा कि तमाम जितना भी यूसी लेवल स्टाफ है वो इस पे ट्रेन हो जाए। दूसरी चीज, हमारी जो एक्टिविटी है उससे राइट नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज 18 से 22 है। बेसिकली लाइक इट शुड बी 5 days एक्टिविटीज। हमने यहाँ पे 23 लिखा हुआ है एंड MOPV 2 है, यहाँ पे MOPV 2/TOPV सर्च एक्टिविटीज। सो ये जो वीक होगा 18 से 22 तक का 5 दिन का प्लान आप बनाएंगे, और इसमें ये एक्टिविटी होगी इंक्लूडिंग ऑल द जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है हमारे पास, जितनी भी हमारे पास प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और इसके अलावा हेल्थ हाउसेस, ये सारे के सारे। और अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई भी और पोटेंशियल साइट है जिसकी सर्च जरूरी है, ये तमाम आपके उस प्लान का हिस्सा होना चाहिए। इस हवाले से हमने PPCR के थ्रू 2 ईमेल्स भेजी हैं। एक है जो कि एरिया कोऑर्डिनेटर्स को एड्रेस किया गया है। काइंडली एरिया कोऑर्डिनेटर्स इस चीज में लीड लेंगे, और जो लिस्ट हमने प्रोवाइड की हुई है वो तमाम हेल्थ फैसिलिटीज की हैं, जिसमें प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज भी आती हैं और डिस्ट्रिक्ट और तहसील स्टोर्स हैं। बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील स्टोर है, ये हमारा पार्टनर स्टाफ उसको वैलिडेट करेगा, उसको सर्च करेगा, वैलिडेट नहीं करेगा, उसकी सर्च करेगा। और जितनी भी हमारी यूसी लेवल की जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज आ जाती हैं, ये तमाम UCMO करेगा, वहां का जो इंचार्ज है उस यूनियन काउंसिल का, और उसके साथ जो यूसी लेवल पार्टनर स्टाफ है वो उनको सपोर्ट कर सकता है। हेल्थ हाउसेस जितने भी हैं वो LHS का काम है, और इस हवाले से ऑलरेडी हमने RMSCH डिपार्टमेंट के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स LHS होपफुली उनके से भी ऑन हो चुके होंगे। सो एज DHMT आप लोगों का ये रोल है कि जितनी भी LHS हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनको भी ऑन बोर्ड लीजिएगा, और इस ट्रेनिंग का पार्ट जरूर होने चाहिए तमाम की तमाम LHS। एक तो वो LHS आप लोगों की जो एरिया इंचार्ज जो UCMO स्पेसिफिकली होती है LHS, तो एक तो वो क्लियर होता है। बाकी जितनी भी LHS हैं जिनके पास हेल्थ हाउसेज आते हैं, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस TOT जो कि आप नेक्स्ट वीक करने जा रहे हैं, ताकि वो ट्रेन हो जाए इस हवाले से। सो ये हमारी तरफ से गई है PPCR की तरफ से। एक जो है जिसमें एरिया कोऑर्डिनेटर्स ने लीड लेना है, जॉइंट प्लान बनाइएगा, पार्टनर स्टाफ आपके पास है, जो डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, आपके DSOs हैं, जितना भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट का स्टाफ होता है आप उनको ऑन बोर्ड लें, पार्टनर स्टाफ, और वो डिस्ट्रिक्ट तहसील स्टोर्स और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जितनी भी है इनको वो सर्च करेंगे।
बाकी दूसरी जो ईमेल गई है वो है DHMTs को एड्रेस की भी है, उसमें तमाम जितने भी हमारे पास DHUs हैं, THQs, DHQs, RHCs, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके हवाले से प्लानिंग है। आपने डेट के साथ बंदे का नाम लिखकर हमें ये रिवर्ट बैक करना है टिल 11th ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह। मंडे तक आपने ये तमाम प्लान्स हमसे हमें दोबारा शेयर करने हैं। तो ये तो थी हमारी तरफ से पॉइंट्स थे जो गाइड करने वाले थे। जो लिस्ट आपको भेजी है काइंडली इंश्योर करिएगा, ये वो तमाम लिस्टें हैं जो आप ही लोगों से हम लोगों ने बनवाई थी और आप ही लोगों से मंगवा ली थी, तमाम जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज थी, प्राइवेट थी और इंक्लूडिंग जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज थी। इंश्योर ये कीजिएगा कि जो लिस्ट हैं, जो नाम लिखे हैं, एग्जैक्टली यही नाम फिर आगे भी आप लोगों ने ऐप में डालने हैं जब आप सर्च एक्टिविटी के मोड में जाएंगे, जिस वक्त आप ये इंप्लीमेंट कर रहे होंगे एक्टिविटी, तो एग्जैक्टली वही नाम यूज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। नाउ महफूज विल गो थ्रू द स्लाइड्स और we'll be done with this. Thank you. जी सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू डॉक्टर फरियाल एंड शनावर। अच्छा इसमें देखिए जैसे डॉक्टर फरियाल ने मेरे ख्याल में सब चीज़ें कवर कर दी है, लेकिन उनको मजीद थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ये 1-2-3 हमने ये स्लाइड्स बनाई है। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो सबसे पहला लेवल है वो है डिस्ट्रिक्ट स्टोर हमारा। इसकी जो प्लानिंग करेंगे वो हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर्स और हमारे जो DCOs हैं वो करेंगे। सर्च एक्टिविटी अगेन हमारे जो नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है पार्टनर स्टाफ करेगा इसको। डाटा सबमिशन कैसे होगी, इसकी नेशनल यूसी की जो एप्लीकेशन हमारी उसके ऊपर होगी। अच्छा इसके लिए जो बेसिकली दो इसके एप्लीकेशन के ऊपर भी 2 तरीकों से हम कर रहे होंगे। जो हमारा पार्टनर स्टाफ है वो कर रहा होगा डिस्ट्रिक्ट, तहसील और प्राइवेट फैसिलिटीज के लिए वो एक जेनेरिक यूजर नेम पासवर्ड वो यहाँ पर भी शेयर किया हुआ है और प्रेजेंटेशन में भी शेयर किया हुआ है। सिर्फ इसको यूज करते हुए ये सर्च एक्टिविटी करेंगे वो। बट मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट, तहसील और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की जो प्लानिंग है वो एरिया कोऑर्डिनेटर्स और DCOs करेंगे। इसकी सर्च एक्टिविटी प्रेफरेबली स्टाफ, अगर कहीं पर जरूरत है तो जस्ट फॉर प्राइवेट फैसिलिटीज DHMTs और इवन UCMOs भी इंगेज किए जा सकते हैं। इन तीनों लेवल्स के लिए जो यूजर नेम पासवर्ड यूज होंगे वो जेनेरिक यूज होंगे। चौथा है जी हमारा जेनेरिक आप देख सकते हैं epstore@neoc.gov.pk और उसका जो पासवर्ड है स्मॉल में है GK234 और फिर स्मॉल s। अच्छा चौथे लेवल पे हमारे पास अगेन यूसी लेवल के ऊपर हमारे THQ जो है वो भी किसी ना किसी यूसी यूनियन काउंसिल में आ रहा है, इसलिए उसको हमने यूसी लेवल में रखा हुआ है। उसको THQ हो गए, हमारे BHU हो गए, RHCs हो गए, हमारी डिस्पेंसरीज हो गई और भी जितनी भी फैसिलिटीज हैं इसकी जो प्लानिंग सीट है वो DPR भेजेगा। और इसके ऊपर सर्च एक्टिविटी जो है वो UCMOs और UC लेवल का जहां पर पार्टनर स्टाफ अवेलेबल है वो लोग कर रहे होंगे। अच्छा इसकी जो डाटा सबमिशन है वो भी अगेन नेशनल यूसी की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हो रही होगी और जो यूजर नेम पासवर्ड होगा वो UCMO वाला ही यूज होगा। नेक्स्ट है जी हमारा हेल्थ हाउस। अच्छा हेल्थ हाउस में थोड़ा सा हमारी डिफरेंट मेथडोलॉजी है। हेल्थ हाउस के ऊपर जो है लेडी हेल्थ सुपरवाइजर करेगी इसको, तमाम हेल्थ हाउसेस की सर्च एक्टिविटी। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर ने एप्लीकेशन के ऊपर NEOC वाली एप्लीकेशन के ऊपर कोई डाटा सबमिट नहीं कराना, वो जस्ट अपना एक हार्ड फार्म वो हम आगे आपको दिखा भी देते हैं, वो हार्ड फार्म फिल करेगी और वो हार्ड फार्म UCMO को सबमिट करवाएगी। इन केस अगर कहीं पे उसको कोई वायर मिलती है TOPV या MOPV2 की तो उस केस में UCMO जो है उस फॉर्म को अपडेट कर देगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। अदरवाइज LHS जो है वो हार्ड कॉपी ही फिल करेगी और वो UCMO को जमा करवाएगी, UCMO फर्दर फिर DPCR को जमा कराएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड जी। अच्छा जी ये वही अगेन थोड़ी सी फिर उसकी क्लैरिटी है। केस की ट्रेनिंग हमारी 11 से 16 अप्रैल तक हो रही है। अगेन वैक्सीन मैनेजमेंट के बाकी प्रेजेंटेशन है बट इसको थोड़ी सी हमने प्रायोरिटाइज करना है और इसकी हमने प्रैक्टिस भी करवानी है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूर कराइएगा बिफोर दिस एक्टिविटी और अपनी एप्लीकेशन को हमने रिफ्रेश करना है तभी वो फॉर्म जो हमारी एप्लीकेशन में आएगा। अच्छा LHS ज़ाहिर अब UCMOs जहाँ पे है तो ठीक है, कुछ LHS ज़ाहिर हमारे UCMOs नहीं है तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो UCMO अपनी UC लेवल पे खुद ही करवा देगा। सर्च एक्टिविटी हमारी 18 से 22 अप्रैल के दरमियान होगी। अगेन स्टाफ रजिस्टर मस्ट बी अवेलेबल एंड अपडेटेड एट ऑल लेवल्स। अब ये 18 से 31 अप्रैल के दरमियान इसको करना है हमने। अच्छा नेक्स्ट 23rd सॉरी ठीक है, नहीं ये डेट है पूरी 31 अप्रैल जी। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास जो बंदा भी हमारा इधर UCMO या कोई हमारा कोई पार्टनर स्टाफ है जिस भी फैसिलिटी पे हम लोग जा रहे हैं वहां पर हमने
कोई ना कोई प्रूफ हमने छोड़ के आना है कि कोई ना कोई जो बंदा भी यहाँ पे आया था अपने कोई कमेंट्स, अपने सिग्नेचर, कोई ना कोई प्रूफ हमने छोड़ के आना है। अगेन LHS वाली फिर मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि LHS जो हार्ड फॉर्म फिल करेगी और उसे हमको जमा करवाएगी। एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास लिस्ट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज हमने DPCR से ही मंगवाई थी, तमाम लिस्ट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेप्ट जो हमारे पास जो प्राइवेट फैसिलिटीज है वो शायद हमारी सर्विलेंस टीम ने हमने लिए, उनसे लिए। बट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो तमाम तर फैसिलिटीज है वो हमने DPCR से ही मंगवाई है। तो एक तो इसको प्लीज चेंज मत कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसको सर्च एक्टिविटी कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर वही नाम और उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ ही आपने इनको एंटर करना है। अगर उसमें कोई चेंज होगी तो फिर हम बाद में वो डाटा शायद हम मैच नहीं कर पाएंगे और वो हमारे पास ये इंडिकेटर रहेगा कि ये फैसिलिटी जो है शायद वो अभी तक इसके ऊपर सर्च एक्टिविटी नहीं हुई। आखिरी चीज है जी, आप देख सकते देयर विल बी अ वैलिडेशन एक्टिविटी आफ्टर दिस सर्च एक्टिविटी। इसलिए हमने इसको बड़ी एहतियात से तमाम इंडिकेटर्स को देख के यस नो करना है और फिगर्स डालने हैं और अपना वहां पर कोई ना कोई हमने प्रूफ छोड़ना है वहां पर, उसके स्टाफ रजिस्टर में, उसके किसी OPD रजिस्टर में, किसी भी तरीके से हमने वहां पर कोई ना कोई प्रूफ छोड़ के आना है। तो हमारी तरफ से इतना सी था। थैंक यू सो मच। अगर किसका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अच्छा, एक ये फार्म आप देख रहे हैं LHS का, ये 7 बड़ा सिंपल सा फार्म है। इसके अंदर COPD का, MOPD2 का भी है और इसमें विटामिन A का भी है इसमें। तो इसको अच्छा, इसके अलावा कोई एनी अदर वैक्सीन जो एक्सपायर होगी उसका भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो ये 7 हेल्थ हाउसेस के लिए एक ही फॉर्म है। इसकी गाइडेंस मुझे उसमें उर्दू में दी हुई है, ये हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। थैंक यू महफूज, थैंक यू डॉक्टर फरियाल। डॉक्टर आसिफ साहब, सर। फरियाल और महफूज साहब, मेरा क्वेश्चन ये है बस एक, क्योंकि जो लेटर मैंने देखा था डायरेक्टर EP की तरफ से, उसमें जो हमारे डिवीजन EP आसिफ प्लीज जरा दोबारा रिपीट करें। मैं गुजारिश ही कर रहा था कि जो डायरेक्टर सारे पार्टनर तमाम पार्टनर स्टाफ सब ये जो साइड में मेंशन कर रहे हैं पार्टनर स्टाफ पे आप DC और जो डिवीजन EP ऑफिसर है उनका क्या रोल है? सर जो पार्टनर स्टाफ है एट डिविजनल लेवल, चाहे वो DCO है या डिविजनल EP ऑफिसर्स हैं, दे हैव द सेम रोल एज एरिया कोऑर्डिनेटर इन दिस एक्टिविटी। लेकिन उनका कोई करो साहब बाय दे हैव या वो सर मैं मेंशन करने में कोताही हो गई है, से होना चाहिए। वो मेंशन करने में कोताही हो गई है मेरे ख्याल में कहीं से, बट दे आर पार्टनर, दे आर नहीं लेटर में तो मेंशन हमने अपने लेटर में हमने डिस्ट्रिक्ट पार्टनर स्टाफ को कहा हुआ है, डिविजनल पार्टनर स्टाफ को जो डायरेक्टर साहब से अलग से किया हुआ है, he has to be mentioned like that। वहां से मिस हुआ तो उसका मुझे नहीं अंदाजा। सर डायरेक्टर साहब से वो दोबारा लेटर हम शेयर करवा देते हैं जिसमें क्योंकि जो EOC से क्या है उसमें मेंशन है डिस्ट्रिक्ट डिविजनल पार्टनर स्टाफ व्हिच इंक्लूड्स ऑल ऑफ देम। तो जो डायरेक्टर साहब से है वो क्या आपने डिवीजन को नहीं शामिल किया इसमें, प्रेजेंटेशन में नहीं लिखा हो, लेकिन ये बताएं कि उनको ट्रेनिंग में तो शामिल करना था, ये कौन सा है? ट्रेनिंग नहीं किया? कौन सी ट्रेनिंग? डिविजनल कौन? डिविजनल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग शामिल है? उसको ट्रेनिंग पता है OPI फेडरल से था। आई हैव नो आईडिया अबाउट कि उन्होंने उनको शामिल क्यों नहीं किया। चलें, वी विल लुक इनटू इट। हम ये लोग इनटू इट अगर डिविजनल EPI ऑफिसर नहीं है फॉर हाईलाइटिंग आपने बहुत थैंक यू फॉर ये डॉक्टर अरशद ये उनको ऐड करना चाहिए था, ये तो फेडरल वालों को चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी इस प्रेजेंटेशन में था ये तहसील लेवल की EP स्टोर है वो पार्टनर स्टाफ ने ही करने हैं। तो जैसे बुखाने वाले में तो सिर्फ मैं अकेला हूँ और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट स्टोर और 4 तहसील EP स्टोर है। तो अच्छा साहब, ये पहली बात सर ये जी सर इसमें यह है कि देखिए ये हमारी एक्टिविटी 5 डेज की है, इसलिए इसको 5 डेज के ऊपर रखा गया है कि कहीं पर अगर किस तरह की तो वो एड्रेस हो जाए। हमारे पास टाइम है डॉक्टर अरशद, तो अगर 5 दिन के अंदर आप होपफुली इन सारे स्टोर्स को कर लेंगे मैनेज, दैट्स नॉट एन इशू। डॉक्टर सुमाइला
हाँ यस टीसीओ का सपोर्ट। डॉक्टर सुमाइला टीसीओ है ना। जी जी पहले एड्रेस कर दें डॉक्टर राशिद। थैंक यू। अच्छा एड्रेस कर दें पहला वाला इशू। जी एक्चुअली डॉक्टर अरशद प्लान जो आपने बनाना है अपने डिस्ट्रिक्ट का वो बेसिकली डिवीजन का प्लान बनेगा जिसके अंदर डीसीओ डीएक्स एरिया कोऑर्डिनेटर साहब और सिमिलरली डिविजनल ईपी ऑफिसर दे विल बी प्लग इन। तो जहां पर स्टाफ डिस्ट्रिक्ट हमने ये जो नेशनल ईओसी पर हमने करना है वो 18 से 21 तक करना है, उससे पहले वैसे डिस्ट्रिक्ट में सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो हमने ये डिवीजन करनी है, अभी मैंने लिस्ट देखी है, सो एज अभी डॉक्टर अर्शद ने भी कहा कि मैं एक ही बंदा हूँ या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी करता है, ऑल्दो वी डू हैव 5 डेज। सो इसमें एरिया कोऑर्डिनेटर, डीसीओ, पार्टनर स्टाफ में आईओज along with the DHCOs and TCOs are included or not? TCOs or TCOs? Yes. All the partner staff till TCO level, they all are your support for checking out these district and tehsil level stores. ठीक है, understood। अब इसमें ये है कि 100% ये जो आप लोगों ने लिस्ट शेयर की 100% कवर होनी है, इसमें कोई परसेंटेज तो नहीं है ना? No, 100% हेल्थ फैसिलिटीज आपकी डिस्ट्रिक्ट की सारी सर्च होनी है 100%। और 5 डेज में आपने उसको प्लान आउट करना है अपनी ही उसको देखकर, या आपको ज्यादा बेहतर पता है कि किस तरीके से आपने प्लान आउट करना है। प्लस जो आपका पहला क्वेश्चन था कि आपकी ट्रेनिंग होने जा रही है 11 से 16 तक के हफ्ते में, तमाम ट्रेनिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट वीक सिर्फ और सिर्फ सर्च एक्टिविटी होगी जो कि 18 से 22 तक है। 5 दिन में आपने प्लान करनी है और वो सिर्फ सर्च एक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ होगी। और नेशनल यूसी के ऐप पे सारों ने अपना अपलोड करना है डाटा। ये सब कुछ भी हो गया कि 18 से 22 उन 5 दिनों में सर्च होगा और उसी 5 दिनों में एक्टिविटी अपलोड होगी। हाँ जी, सेम डे पे जहाँ आप चेक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सेम डे पे उसको अपलोड करते जाइएगा। ठीक है, लेकिन वो जो एक बात थी कि जो उस वक्त मिलेगा तो एक्शन नहीं होगा और उस वक्त मिलेगा तो एक्शन होगा, वो ये 18 से 22 वाला था या उससे पहले वाला? टीओपीबी अगर हाँ जी 18 से 22 वाला, अगर कोई टीओपीबी एमओपीबी 2 मिल जाती है तो दे हैव टू रिपोर्ट दैट, लेकिन उसके ऊपर कोई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सर्विलेंस नहीं होगी। हाँ जी, जो आपको वाइल्स मिलती जाती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आप उसको रिटेन करते जाएंगे, रिट्रीव करते जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म की पनिशमेंट, किसी किस्म की नेगेटिव जो फीडबैक है वो नहीं दीजिएगा। बस एनकरेज करें उनको कि वो जितना सर्च करके ला सकते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट में जमा करवाएं। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी कैंट में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब रही पूरी ट्रेनिंग में, सुनने में भी। कोलीग से रिक्वेस्ट है, जस्ट ये एक डेफिनेशन है जो कि वो समझ रहे होंगे कि हर दफ़ा प्रायोरिटी पॉपुलेशन के लिए हम ये डेफिनेशन शेयर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगी कि मकसद क्या है इस डेफिनेशन को बार बार शेयर करने का, कि तमाम कोलीग से और जो मास्टर ट्रेनर है इसको ट्रिकल डाउन करें अपने एरिया इंचार्ज तक, कि अगर उनके एरिया में एक टीम के 3 दिन के काम में 50 और मोर देन 50 हाउसेज आते हैं तो वहाँ पे मैंडेटरी है कि वो पश्तो स्पीकिंग टीम मेंबर सेलेक्ट करेंगे। और उसमें एक अदर जो यूसी कोऑर्डिनेटर की इंस्ट्रक्शन भी है, एडवाइस भी है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे 30 हाउसेज हैं और फिर उस वक्त वो डेफिनेशन को फॉलो करें। डेफिनेशन इसलिए रखी गई थी कि हम इनिशियली इसको एड्रेस कर सकें कि बहुत ज़्यादा तादाद में हमें पश्तून मेंबर ना ढूंढने पड़े। और अगर एरिया इंचार्ज या यूसीएमओ ये समझता है कि मेरे पास 30 हाउसेज हैं लेकिन उन 30 हाउसेज में मुझे रिलेक्टेंट शो हो रही है, कम्युनिटी से मुझे हिडन रिफ्यूजल आ रहे हैं या कवरेज अच्छी नहीं है, अन्य बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी वो इनिशिएट कर सकता है कि एक पश्तून मेंबर रख के उस कम्युनिटी को वेल कवर करवा ले। एक तो डेफिनेशन बताने का मकसद ये है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। मैं डेफिनेशन में ऐसी कोई नई बात नहीं है, जो पिछले 3-4 ट्रेनिंग में हम यही डेफिनेशन रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ये बताना चाह रही थी कि ये स्लाइड में अगर आप देखेंगे जून से लेके फरवरी तक का एनालिसिस है, बस 5 मिनट, जून से लेके जनवरी तक का, फरवरी तक का एनालिसिस है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे तो हर दफा डिस्ट्रिक्ट से हमें एक नया डेटा रिसीव होता है और क्यूरीज भी ड्यूरिंग कैंपेन हमारे पास आती हैं कि
जब हम एरिया में जाते हैं और वहाँ पे हाई नंबर ऑफ पश्तून पॉपुलेशन है लेकिन टीम मेंबर नहीं है, तो दे सेड के ये लोग तो पिछले 10 साल से यहाँ पे सेटल्ड हैं, तो इसलिए हमने इनको प्लान में शामिल नहीं किया। तो HRMP की डेफिनेशन के साथ साथ मैं प्रायोरिटी पॉपुलेशन के लिए बता दूं कि हर वो घर जिसकी जो कि पश्तो बोलता है और पश्तून है, चाहे वो पिछले 50 साल से भी यहाँ पे रह रहा है, वो इस डेफिनेशन के अंदर आता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा कम्युनिटी है तो वहाँ पे पश्तून मेंबर हमने सिलेक्ट करना है। अब हर कैंपेन के लिए जब हमारे पास डेटा आता है और हम उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो उसमें फर्क आ रहा होता है। तो इट मीन कि अभी तक हमारी मैपिंग हाउ मेनी फैमिलीज बिलोंग टू पश्तून पॉपुलेशन, और फिर फर्दर जो स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर किसी भी एरिया और डिस्ट्रिक्ट और यूसी में प्रायोरिटी पॉपुलेशन में पश्तून मेंबर की सिलेक्शन में कोई हर्डल्स आ रही हैं, सिलेक्शन नहीं हो रही, लोग नहीं मिल रहे, तो हमारे पास कुछ मेजर एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, जिनके साथ MOU भी साइन हो चुके हैं कि वो पोलियो प्रोग्राम में हमारी सपोर्ट करेंगे। तो हम फिर उनकी तरफ फॉरवर्ड करेंगे कि फलां डिस्ट्रिक्ट में फलां एरिया में हमारे पास पश्तून पॉपुलेशन से कोई मेंबर सिलेक्ट नहीं हो रहा या एग्री नहीं कर रहा। आपको पता है वो रिलेक्टेंट होते हैं स्पेशली फीमेल को बाहर लाने में कि वो हमारे साथ, हमारे हेल्थ स्टाफ के मेंबर के साथ टीम में मूव करें। अगेन ये मैं रिपीट कर दूं कि जहां पे पश्तून पॉपुलेशन से हम बंदा सिलेक्ट करेंगे तो ये एक आपको लिवरेज है कि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है और उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जबान आती हो और कतरे पिलाना जानती हो, बस इतना ही काफी है। तो हम उसको अपने किसी भी ट्रेन मेंबर के साथ जो कि पुराना काम कर रहा है उसके साथ लगा के हम वो एरिया कवर करवाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। अभी मई में क्योंकि हमारे पास कुछ कम डिस्ट्रिक्ट हैं और कैंपेन सितंबर की काफी दूर है जो कि NID होगा और तमाम डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो एक इनफ टाइम है हमारे पास कि हम बैठ के, और एक और इसमें जो हमारे पास प्लस पॉइंट है कि वर्कलोड रैशनलाइजेशन भी शुरू हो रही है, माइक्रो प्लान का ऑलरेडी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि हम इसका कंप्लीट मैपिंग कर लें कि हमारे पास कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमारे पास पश्तून मेंबर की जरूरत है। तो हमारे तो एक एग्जैक्ट डेटा हमें रिसीव हो जाएगा और हर कैंपेन में हमसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस डेटा के थ्रू हम फर्दर मैपिंग करेंगे कि कहाँ पे कम्युनिटी इंगेज करने की जरूरत है। फिर लैंग्वेज वाइज, क्योंकि पश्तून अगर पॉपुलेशन देखें तो बहुत ज्यादा कास्ट और बहुत ज्यादा लैंग्वेज में फर्क है। अगर अवान पॉपुलेशन है तो हमें मे बी फारसी लैंग्वेज में भी बंदा ढूंढना पड़े। उसमें एक बड़ी कास्ट है, उनकी शाड़े है जो कि बिल्कुल ना पश्तो बोलते हैं, ना फारसी और ना ही कोई और लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट इसीलिए रखा गया है। स्पेशली DG खान और राजनपुर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां पे जो बलोच पॉपुलेशन है उसको लैंग्वेज अप्रोप्रिएट में ही कंसीडर करें, और प्रायोरिटी पॉपुलेशन में ही उसको हमने ऐड किया है डेफिनेशन में कि इंक्लूडिंग पश्तून, बलोच और पर्शियन अगर बोलते हैं, अफगान्स पॉपुलेशन, ये सारे प्रायोरिटी पॉपुलेशन में आते हैं, और सबके लिए हमें लैंग्वेज अप्रोप्रिएट पर्सन तलाश करना है। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से अगर कोई क्यूरी होगी, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओवरऑल जो पोलियो का तारुफ है वो मौजूद है। पोलियो क्या है, पोलियो किस तरह फैलता है, पोलियो को फैलने से कैसे रोका जा सकता है, 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना क्यों जरूरी है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे FAQs इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ इसके अंदर AFP की एक बड़ी मॉडिफाइड, डिफाइंड, मुख्तसर सी डेफिनेशन भी शामिल है कि AFP केस से क्या मुराद है। जैसे स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, एक्यूट प्लेटिक पैरालिसिस, अचानक गीला ढालापन या कॉलेज। अब इसके अंदर नीचे फर्दर उन्होंने इसको डिफाइन किया हुआ है, 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा या बच्ची जिसको जिस्म के किसी भी हिस्से में गुज़श्ता 6 माह के दौरान गीला डाला, कॉलेज या कमजोरी हुई हो, या किसी भी उम्र का फर्द जिसको कॉलेज हुआ और डॉक्टर इसको पोलियो कहे, वो AFP केस कहलाता है। हमारे लिए इस ट्रेनिंग में जो UC स्टाफ की ट्रेनिंग है उसमें जरूरी ये है कि हम लोग ये इंश्योर करवाएं अपने UCMO से कि वो अगर कोई केस आता है तो उसको रिपोर्ट करें, और इसका क्वेश्चन लाजमी बनाएं टीमों के ट्रेनिंग में और टीमों के फील्ड में काम के दौरान, कि वो हर घर के ऊपर AFP का सवाल जरूर पूछें। अगर सवाल पूछेंगी हमें केस आ जाएगा, हमें AFP का केस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर सवाल ही नहीं पूछा जाएगा घर पे तो हमें AFP का केस नहीं मिलेगा। ये वाली गाइड आप लोगों के पैक में भी शामिल होगी इंशाल्लाह। बाय टुनाइट आपके साथ हम सारा मटेरियल शेयर कर लेंगे। विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन। काफी कुलीग से हाथ खड़े हुए हैं, एक एक करके क्वेश्चंस ले लेते हैं। डॉक्टर सुमैला आपसे स्टार्ट करते हैं।
डॉक्टर स्माइला। डॉक्टर हिदायतुल्लाह। यासिर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर, 22 नवंबर 2021 को एक फॉर्मेट शेयर हुआ था HRMP का। उसके टोटल कॉलम्स की तादाद 21 थी और उसमें HRMP की डेफिनेशन भी दी हुई थी PEOC की तरफ से। काइंडली कोई फ्रेश जो सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट है उसको शेयर करें, क्योंकि उस फॉर्मेट में बच्चा वाइज डिटेल्स नहीं लिखनी थी और ये जो अभी फॉर्मेट में देख रहा हूँ इसमें बच्चे का नाम भी लिखना है। तो काइंडली कोई एक जो है वो एग्रीड अपॉन किस्म का फॉर्मेट शेयर करें, क्योंकि उसमें 21 कॉलम्स थे और इसमें ज़्यादा कॉलम है। काइंडली सर, ये 22 नवंबर 2021 को एक ईमेल आई थी। जी, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, जो आपको नवंबर के अंदर आपको टेम्पलेट शेयर हुआ था वो हमने HRMP की सेटलमेंट की रजिस्ट्रेशन की थी। पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो साल में एक आध दफा हम करते हैं। तो ये आपको जो टेम्पलेट अभी शेयर किया है वो सेटलमेंट वाइज था, ये चाइल्ड वाइज है। ये रजिस्ट्रेशन जो हम करवाते हैं UC लेवल पे हर कैंपेन से पहले होती है। ये वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसी को आप यूज करेंगे। हैंड रेज पहले हाँ वो लेकिन आप लोगों ने देखा भी। मेरा एक और ये इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को UC लेवल पे फिल किया जाएगा, तो क्या ये सॉफ्ट में फिल किया जाएगा या हार्ड में फिल किया जाएगा? देखिए, जो माइक्रो प्लान के साथ आप जो उसके साथ सोर्स डॉक्यूमेंट आप रखते हैं ना, वो तो हार्ड कॉपी रखते हैं ना। तो इसको आप लोगों ने UC पे अगर स्टाफ अवेलेबल है तो सॉफ्ट कॉपी में करेंगे। बाद में इसको हमने कंपाइल भी करना है, जिस तरह पहले करते हैं कि उसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा शीट आता है, फिर हम प्रोविंशियल लेवल पे करते हैं। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, कैंपेन बहुत दूर है, तो इसको प्लीज काइंडली UC लेवल पे ही आप लोग सॉफ्ट कॉपी में प्रिपेयर करवाएं और उसकी प्रिंट जो है वो हार्ड कॉपी के तौर पे माइक्रो प्लान के साथ वो रिसोर्स डॉक्यूमेंट के मतलब तौर आप ये कह रहे हैं कि इसकी UC लेवल पे इसकी सॉफ्ट कॉपी बनेगी? जी सॉफ्ट कॉपी प्लीज। जी, बस ये क्लैरिटी चाह रहा था ताकि मैसेज क्लियर चला जाए कि सॉफ्ट जी, इमरान अहमद रहीया खान। आपको EOC से लेटर भी आ जाएगा एक दो दिन तक इस पे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान अहमद, स्कूल एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर रहीम खान। सर, मेरा क्वेश्चन वर्कलोड रैशनलाइजेशन के हवाले से है कि इसमें जब बाज़ का ऐसे केसेस भी आते हैं कि बहुत बड़ी HRMP की हाउसेस की तादाद होती है, तो उसमें हम क्या डील करें? एक में हमारे पास 40 हाउसेस थे और नेक्स्ट कैंपेन या इवन इतना भी होता है कि कैंपेन स्टार्ट होने से पहले ही वो HRMP मूव कर जाती है। तो इसके हवाले से सर थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा मुझे। थैंक यू। थैंक यू जी। ये हम ना पहले भी एक डिविजनल मीटिंग में बता चुके हैं, ये सेटलमेंट पे नहीं है, ये ज्योग्राफी पे है, नंबर ऑफ हाउसेस। अगर वो HRMP G1 एरिया में है तो उतने ही सेटलमेंट में घर लिए जाएंगे, उतने ही हाउसेस लिए जाएंगे जितने G1 में लेने हैं। क्वेश्चन का ये है कि कैंपेन से पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कर ली। जी 40 घर थे, हमने उसी हिसाब से उसको G1 रेस्क्यू के अंदर हमने डाल दिया, लेकिन कैंपेन स्टार्ट होती है चले जाते हैं, नई पॉपुलेशन आती है वो चली जाती है। तो does it make any difference on that micro plan? नहीं, मैं माइक्रो प्लान आपने बना लिया, उसके 10 दिन के अंदर अगर कोई चले जाते हैं या आ जाते हैं, इट्स आपका वो नहीं है। ठीक हो गया। फिजर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल ये था, ये G1 और G2 को इमरान साहब से जरा रिक्वेस्ट थी, जरा दोबारा एक्सप्लेन कर रहे थे। जो मेरे के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो NEUC की हमारी मीटिंग हुई थी पर अपना नेशनल लेवल पे, उसमें ये बताया गया था कि अगर एक टीम का एक दिन के काम में सिर्फ एक ही बस्ती उसने करनी है, अगर सपोज वो रूरल की भी है तो वो G1 में कंसीडर होगी। अगर वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाएंगे तब वो G2 कंसीडर होगा। तो ऐसा ही है, अगर एक दिन का एक टीम का काम एक विलेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो वो G1 होगा। अगर उसको दूसरा विलेज चेंज करना पड़ता है तो इसका कोई मैक्सिमम कोई डिस्टेंस डिसाइडेड है या नहीं है सर? दूसरा, थैंक यू। मैंने जब आप ट्रेनिंग कराई थी मैंने बड़ा वाज़ेह तो बताया कि दूसरा अगर नियर बाई विलेज है, अगर 2 हैमलेट्स के अंदर पूरे का पूरा वो एरिया कवर हो जाता है, देन अगेन इट विल बी कंसीडर्ड G1 एरिया। क्योंकि विलेज में बाज़ का तो होता है बिल्कुल नजदीक ही दूसरा गांव होता है, दैट विल बी कंसीडर्ड G1। ओनली 10 to 15 मिनट्स की उसको अगर चाहिए मूवमेंट के लिए तो नो इशू, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ G1।
इसमें अब डिस्टेंस आएगा या मतलब नियर बाई एरिया, उसको हम ये कंसीडर करेंगे कि वहां पे 5 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स पहुंच सकती है और 2 विलेज इकट्ठे या 3 हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? सबके देहात में फिर ये होता है ना कि 2-3 बहनियां टाइप। मैं अब अगर आपको वो कहते हैं ना जितने सवाल करेंगे आप लोगों को ज्यादा, मैं अब आपको बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन इसका जवाब देने लगा हूं, जो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मेरे ख्याल आपको मजीद क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। टीम 8 बजे अपना फील्ड में काम शुरू करे और 2 बजे तक वो जितने घर कर ले, वो अगर 80 होते हैं तो ठीक है, अगर 60 होते हैं तो फिर भी G1, अगर 60 से कम होते हैं तो फिर G2 में चला जाएगा। एग्रीड? राइट सर, ठीक है सर, ये अच्छी बात है सर। सर थैंक यू। मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक तो डॉक्टर आमिर साहब ने क्लियर कर दिया है, दूसरा मेरा क्वेश्चन AFP की डेफिनेशन के हवाले से था। उसमें पहले ये कम्युनिकेट किया गया था कि जो 6 मंथ पीरियड वाला है वो कंपोनेंट है वो रिमूव कर दिया गया, लेकिन जो अभी दिखाई है तो उसमें है, तो अब फाइनल क्या है इसमें? बिल्कुल ठीक है, ये पुरानी मेरा ख्याल बना होगा वो पोस्टर वगैरह जिसकी इन्होंने पिक्चर चौंसी है वो इसके अंदर लगा दी है। 6 मंथ वाला वेव ऑफ हो गया हुआ है जी, वो जो आपके पास रिवाइज्ड है उसी के मुताबिक आप काम करें।